आज से 1900 साल पहले दूर एक आइलैंड पर एक बहुत बड़ा गड्ढा अपीयर हो जाता है। इस गड्ढे को अबिस कहा जाता है। इसका डायमीटर 1 किलोमीटर था और ये गड्ढा कितना ज्यादा गहरा है, मानवता आज तक इसके बारे में पता नहीं लगा पाई। कई सारे लोग बिना अपनी जान की परवाह किए अबिस के अंदर उतरने लगे ताकि इसकी गहराइयों में छुपे हुए सीक्रेट्स को जान सके। ऐसे लोगों को केव रेडर्स कहा जाता है। कई सालों तक लगातार इस अबिस को एक्सप्लोर करने के बाद इंसानों को इस अबिस के अंदर 6 लेयर्स मिलती हैं और जैसे जैसे इंसान नीचे की लेयर्स में उतरते जाते हैं, इनका सामना खतरनाक क्रीचर्स और कीमती रेलिक्स के साथ हो जाता है। नीचे उतरना आसान है, पर अगर कोई भी इंसान वापस ऊपर की ओर जाएगा तो उसे कर्स ऑफ द एबिस का सामना करना पड़ता है। जितनी गहराई से वो नीचे से ऊपर जाएगा, कर्स का असर उतना ही ज्यादा होगा। शुरुआत में सिर्फ चक्कर और वॉमिटिंग जैसी दिक्कतें आती हैं, पर सपोज अगर कोई बंदा 6वीं लेयर से ऊपर जाएगा तो उस इंसान का शरीर बुरी तरह से डैमेज हो सकता है, उसकी आंखों से खून निकल सकता है और एक हॉलो में भी बदल सकता है। इसी वजह से केव रेडर्स को एबिस में उतरने की एबिलिटी के हिसाब से अलग अलग विसल्स रैंक से दिए जाते हैं। फर्स्ट लेयर तक एक्सप्लोर करने वालों को रेड विसल दी जाती है, सेकंड लेयर तक पहुंचने वाले केव रेडर्स को ब्लू विसल, तीसरे और चौथे को एक्सप्लोर करने वालों को पर्पल विसल और जो केव रेडर्स 5th लेयर तक पहुंच जाते हैं उन्हें ब्लैक विसल्स दी जाती हैं और सबसे हाई रैंकिंग विसल होती है व्हाइट विसल्स। और समय के साथ एबिस के किनारे एक शहर बसा लेते हैं और इसी शहर में हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर रिको रहती है। फिलहाल रिको एक रेड विसल है और बेल्चेरो ऑर्फनेज में अपने दोस्तों के साथ रहती है। कहानी की शुरुआत में हमें रिको को दिखाया जाता है जो कि अपने साथी नेट के साथ एबिस की फर्स्ट लेयर को एक्सप्लोर करके रेलिक्स कलेक्ट करने आई होती है। दोनों साथ में पूरे एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, पर बाद में अलग अलग डायरेक्शंस में काम करने लगते हैं। गुफा को एक्सप्लोर करते हुए रिको को काफी सारे रेलिक्स मिल जाते हैं। सभी रेलिक्स को पीठ के ऊपर लाद कर नेट को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कितना भारी है ये, मुझे नेट की हेल्प चाहिए, मैं इसे अकेले नहीं उठा सकती। थोड़ा आगे पहुंचते ही रिको की नजर नेट पर पड़ती है जो कि नीचे जमीन पर बेहोश पड़ा होता है और क्रिम्सन स्प्लिटजो नाम का एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर धीरे धीरे नेट की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। इसे खाने के लिए, नेट को जगाने के लिए रिको अपनी विसल बजा देती है। इस मॉन्स्टर का ध्यान नेट से हटकर रिको पर चला जाता है। रिको अपनी जान बचाकर इससे भागने लगती है। स्प्लिटजॉ इस पर अपनी पूंछ से हमला करता है। इसका ये रेलिक्स वाला बैग नीचे गिर जाता है। रिको बैग की परवाह नहीं करती, रिको बस अपनी जान बचाकर दूर भागने लगती है, पर थोड़ी आगे जाते ही डेड एंड आ जाता है। आगे ये क्रिम्सन स्प्लिटजॉ होता है और नीचे एक गहरी खाई होती है। तभी पेड़ों के बीच में से एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट निकलता है। ये हमला सीधा स्प्लिटजॉ को लग जाता है। ये क्रीचर यहाँ से भाग जाता है। रिको बच जाती है। इन्वेस्टिगेट करते हुए रिको उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ से वो हमला आया था और यहाँ इसे एक अजीब सा रोबोट बॉय मिलता है जो कि बेहोश पड़ा होता है। ये कौन है? क्या वो हमला इसी ने किया था? रिको इस रोबोट बॉय को अपने साथ ले जाने लगती है। रास्ते में इसकी मुलाकात नेट से हो जाती है जो कि इससे पूछता है कि भाई ये कौन है, किसको उठा लाई तू? ये मैं नहीं जानती, ये मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला और तुम जानते हो इसी ने हम दोनों की जान बचाई है। इस रोबोट बॉय को बेल्चेरो ऑर्फनेज ले आते हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं। नेट और इसके दोस्त एक छोटा सा प्लान बनाते हैं। शिगी जानबूझकर अपनी किताब को नीचे गिरा देता है जिसकी वजह से डायरेक्टर का ध्यान इसकी तरफ चला जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर रोबोट बॉय को चुपके से अंदर ले आते हैं। अगले दिन क्लास में डायरेक्टर सभी बच्चों को लेक्चर दे रहा होता है और बताता है कि इन्हें अपनी विसल्स मिलने पर ग्रेटफुल होना चाहिए। इसके बाद हम इंस्ट्रक्टर जीरो को देखते हैं जो कि रिको से इसके रेलिक और नेट को बचाने वाले इंसिडेंट के बारे में पूछने लगते हैं। एक मॉन्स्टर हमारे पीछे पड़ गया था पर मैंने उसे धूल चटा दी। दरअसल मैं एबिस के और गहराई में जाना चाहती हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल करना चाहती हूँ ताकि सबसे बेहतरीन केव डाइवर बनकर अपनी माँ को बचा सकूं। रिको की मॉम का नाम लीजा होता है और सबसे हाई रैंकिंग डाइवर्स में से एक होती है, पर आज से 10 साल पहले गायब हो चुकी है। रिको, तुम्हारी करंट एबिलिटीज अभी इतनी नहीं हुई हैं। सिर्फ 400 मीटर से वापस ऊपर आते वक्त ही तुम्हारी हालत खराब होने लगती है। तुम्हें ये बेकार की जिद छोड़ देनी चाहिए, मेहनत करती रहो। ये सुनकर रिको इमोशनल हो जाती है क्योंकि अभी इसे बहुत ज्यादा समय लगेगा एक एक्सपर्ट केव डाइवर बनने के लिए। तब इसके दोस्त इसके पास आते हैं और ये सब लोग उस रोबोट बॉय के बारे में रिको से पूछने लगते हैं कि भाई क्या करना है उसका। और रात होते ही रिको और इसके सभी दोस्त रोबोट बॉय को जगाने की कोशिश करते हैं। उसे हाई वोल्टेज शॉक देते हैं। भाई या तो ये उठ जाएगा या दुनिया से ही उठ जाएगा, देखते हैं क्या होता है। पर शॉक लगते ही ठीक हो जाता है, अपनी आंखें खोलता है और अपने आसपास हैरानी से देखने लगता है। मैं कहाँ हूँ? रिको और इसके दोस्त इसे बताते हैं कि इस वक्त ये ऑर्फनेज में है और यहाँ पर मौजूद सभी लोग फ्यूचर केव डाइवर्स बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। रिको इससे बहुत सारे सवाल पूछती है कि भाई तुम कौन हो और आए कहाँ से हो, पर इस रोबोट बॉय को कुछ भी याद नहीं होता है। इसे ये भी मालूम नहीं होता है कि ये खुद है कौन। जल्दी से छुपा दो, मास्टर जीरो यहाँ पर आने वाले हैं, मुझे लगता है उन्हें शक हो गया है। तभी जीरो रूम इंस्पेक्ट करने यहाँ पर पहुँच जाता है, पर ये रोबोट बॉय अपनी एक्सटेंडेबल आर्म्स का यूज करता है और एक ऐसी जगह छुप जाता है जहाँ जीरो की नजर नहीं पहुँच पाती है। जीरो बिना कुछ नोटिस किए यहाँ से चला जाता है। मैं आखिर हूँ क्या, मैं हूँ कौन? रिको वापस आती है। आज से तुम्हारा नाम रेग होगा। रिको रेग को ऑर्फनेज से बाहर लेकर जाती है और एक ऊंची सी जगह पर जाते हैं। यहाँ से इनका पूरा गांव दिखाई दे रहा होता है जिसका नाम है सी ऑफ अर्थ। ये पूरा गांव एबिस के आसपास बसा हुआ है। तभी सूरज उगना शुरू हो जाता है और पूरा शहर रोशनी से भर जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। कितना खूबसूरत है ना ये सब, मैंने कभी तुम्हारे जैसा कुछ नहीं देखा। मुझे लगता है तुम एबिस के सबसे नीचे वाली लेयर से आए होगे। पर रेग लगातार बस इस एबिस को घूरता जा रहा था और इसकी विशालता को देखकर हैरान रह जाता है। अगले दिन रिको और इसके सभी दोस्त ऑर्फनेज में रखे हुए रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। यहाँ एबिस से रिकवर किए गए लगभग हर एक रेलिक और डिस्कवरी की जानकारी मौजूद होती है। सर्च करने के बाद भी इन्हें रेग जैसा कुछ भी नहीं मिलता है। तुम शायद पहले ह्यूमनॉइड इंसान हो रेग। ये सुनकर रिको घबरा जाती है और इसे लगता है कि अगर लोगों को रेग के बारे में पता चल गया तो शायद इसे रिसर्च के लिए यहाँ से ले जाएंगे, या फिर हो सकता है कि ये दुनिया वाले रेग को एक खतरे के तौर पर दिखें और इसे जान से मार दिया जाएगा। सभी लोग मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं। प्लान ये होता है कि
रैग को एक नॉर्मल ऑर्फन की तरह ऑर्फनेज के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि किसी को भी इस पर शक ना हो। अगले दिन रैग ऑफिशियली ऑर्फनेज का दरवाजा खटखटाता है और जीरो से मिलता है। जीरो दरवाजा खोलता है और रैग को देखता है। बच्चे, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो तुम? जीरो इससे बहुत सारे सवाल पूछता है पर रैग किसी तरह से इसके सारे सवालों का जवाब दे देता है और जीरो को इसके ऊपर शक नहीं होता और इसे ऑर्फनेज के अंदर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। रैग भी ऑर्फनेज का एक हिस्सा बन जाता है। रैग भी एक केव डाइवर बनने के लिए अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है और इसे सबसे नीचा रैंक यानी कि बेल विसल रैंक दे दिया जाता है। इन सभी डाइवर्स को इनके लेवल्स के हिसाब से बेल्स दी जाती हैं। पर रैग देखता है कि दूसरे बच्चे हर रोज एबिस के अंदर जाते हैं पर खुद अभी नीचे नहीं जा सकता है क्योंकि एबिस में जाने के लिए इसके पास रेड विसल नहीं है। एक दिन रैग और रिको एबिस की एंट्री के पास खड़े होते हैं। यहाँ काफी ज्यादा भीड़ जमा हो रखी होती है क्योंकि कुछ केव रेडर्स एबिस को एक्सप्लोर करके वापस ऊपर आ रहे होते हैं। रिको की नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसका नाम हाबो होता है। ये और इसकी पूरी टीम एबिस के सेकंड लेयर से वापस आए होते हैं। तभी हाबो एक व्हाइट विसल और कुछ सील्ड डॉक्यूमेंट्स को एक ऑफिसर को दे देता है। तभी भीड़ की नजर इस व्हाइट विसल पर जाती है। अरे ये तो व्हाइट विसल है। वो तुमने सही कहा, ये तो एलिजा द एनाहिलेटर की है। ये एक विसल ही तो है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? और रिको बताती है कि लाइजा मेरी मॉम का नाम है। रिको की मॉम उन लेजेंडरी व्हाइट विसल्स में से होती है जिन्हें पूरे विलेज में रिस्पेक्ट दी जाती है। कुछ समय के बाद पूरे शहर में ये फेस्टिवल लाइजा के व्हाइट विसल की वापस लौटने की खुशी में मनाया जा रहा होता है। यहाँ पर रिको इसी व्हाइट विसल को देख रही होती है। पिछले दिन जब हाबो ने इस विसल को रिको को दिया था तो इसे लेने से इनकार कर देती है और बोलती है कि भाई आखिर ये एक व्हाइट विसल है और ये बहुत ज्यादा कीमती है, मैं इसे नहीं रख सकती। पर हाबो के समझाने पर रिको इसे रख लेती है और इसी दौरान हाबो इसे बताता है कि लाइजा के द्वारा लिखा गया एक डॉक्यूमेंट भी मिला है। आज से 2 दिनों के बाद तुम्हें वो दिखाई जाएगा। पूरे शहर में फेस्टिवल चल रहा होता है पर रिको यहाँ पर अकेली बैठी होती है। तभी जीरो इसके पास आता है। तुम्हारी आई साइट में कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, एबिस के कर्ज की वजह से है। तुम्हारी मॉम जब एबिस की चौथी लेयर की एक्सपीडिशन पर गई थी तो उसके पेट में तुम थी। ये एक्सपीडिशन पूरे 10 महीनों तक चली थी और उस जर्नी के दौरान ही तुम्हारा जन्म हो गया था। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और तुम्हारा जिंदा बचना इम्पॉसिबल माना जा रहा था। इसी वजह से लाइजा ने एक कर्स रिपेलिंग नाम की एक रेयर रेलिक का यूज किया था और उस रेलिक की मदद से तुम्हें सही सलामत जमीन पर लेकर आया गया था। अगर लाइजा चाहती तो तुम्हें छोड़कर उस रेलिक को बेचकर जिंदगी में दोबारा कभी भी एबिस के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पर उसने रेलिक से ज्यादा तुम्हें जरूरी समझा। रिको, लाइजा के लिए तुम सबसे ज्यादा जरूरी थी। ये सारी बातें सुनकर रिको खुश हो जाती है और इसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि मैं भी एक दिन अपनी मॉम की जैसी बनूंगी। उसी रात रिको को परमिशन मिल जाती है ये उन सभी डॉक्यूमेंट्स को देख सके जो कि हाबो को सेकंड लेयर से मिले थे जो कि इसकी मॉम के थे। डॉक्यूमेंट्स के अंदर एबिस की गहराइयों में मिले गए कई सारे नए नए क्रीचर्स की ड्राइंग होती है। लेकिन तभी रिको की नजर एक ड्राइंग पर जाती है और उसे देखकर हैरान रह जाती है। ये तो रैग है। इस ड्राइंग में एक ह्यूमनॉइड फिगर बना हुआ होता है जो कि काफी हद तक रैग के जैसा दिख रहा होता है। और तभी इनकी नजर एक कागज पर जाती है। इस कागज के ऊपर लिखा होता है कि एबिस की गहराइयों में मैं इंतजार कर रही होंगी। मुझे मेरी मॉम को ढूंढना होगा। मुझे भी एबिस के बॉटम में जाना होगा। मुझे मॉम को ढूंढना होगा। रिको अपने दोस्तों से इस बारे में बात करती है और सभी को बताती है कि नीचे एबिस में जाएगी ताकि अपनी माँ को ढूंढ सके। ये सुनकर नेट का दिमाग खराब हो जाता है और बोलता है कि तुम पागल हो चुकी हो क्या रिको? एबिस में जाना कोई मजाक की बात नहीं है। रिको, क्या तुम पागल हो चुकी हो? अगर तुम ज्यादा नीचे चली गई तो वापस नहीं आ पाओगी। क्या तुम्हें कर्स ऑफ द एबिस के बारे में नहीं मालूम? तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, चुप करो। जैसे जैसे कोई इंसान एबिस की गहराइयों में जाता रहता है उसके लिए वापस आना उतना ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है। सेकंड लेयर से ऊपर आने पर नोजिया और चक्कर आने लगते हैं। तीसरी लेयर से ऊपर आने पर तुम्हारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। चौथी लेयर से ऊपर आने पर तुम्हारे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं और तुम बेहोश हो सकती हो। और अगर तुमने 5वीं लेयर से सिर्फ 10 मीटर भी ऊपर चढ़ने की कोशिश भी की तो तुम्हारे शरीर के हर एक छेद से खून आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी आंखें लाल हो जाएंगी और तुम्हारे शरीर के ऊपर अनगिनत कट्स आ जाएंगे। इसलिए जो भी लोग बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं वो अक्सर कभी वापस नहीं आ पाते। तुम चुप हो जाओ, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मुझे माँ को ढूंढने के लिए एबिस के अंदर जाना ही होगा। अगले दिन रैग अपनी पहली ऑफिशियल डाइव पर जाता है और अब इसे रेड विसल रैंक मिल चुकी होती है। नेट भी इसके साथ होता है। दोनों पहली लेयर पर एक्सकेवेशन कर रहे होते हैं। रैग मिट्टी खोदना शुरू करता है। अरे नहीं नेट, मिट्टी नहीं, पत्थर खोदो। पत्थर पत्थर के नीचे रेलिक्स बहुत अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं। रैग अपने हाथों से ही एक बहुत बड़े पत्थर को उठा देता है और इसके नीचे से एक अजीब सा सॉफ्ट सा रेलिक मिल जाता है। एक्सप्लोरेशन के दौरान रैग को एक पुराना स्केलेटन मिलता है। ये क्या है? अगर ज्यादा नीचे चले गए ना तो तुम्हारा हाल भी यही हो जाएगा। रैग के बच्चे, देख ले इसको, देख ले। वो तो इंसान था इसलिए इसकी हड्डियां हैं, तुम्हारी तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। रैग डर जाता है। रैग नेट को बताता है कि मैं रिको के साथ अबिस के अंदर जाना चाहता हूँ। शायद मुझे रिको के साथ अबिस के अंदर जाना चाहिए। शायद मुझे मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शायद मैं नीचे से ही आया था और अगर मैं उसके साथ नीचे जाता हूँ तो मुझे खुद के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा। ये सुनकर अब नेट को भी गुस्सा आ जाता है कि पहले रिको और अब ये नेट भी नीचे जाने की बात कर रहा है। ये भी मरेगा साला। और नेट गुस्से में यहाँ से चला जाता है। उसी रात ऑर्फनेज में रिको सभी को बताती है कि रैग और मैं सुबह होने से पहले यहाँ से निकलने वाले हैं और शिकी इनकी हेल्प करने के बारे में डिसाइड करता है। डायरेक्टर के पास से एबिस का एक मैप चुरा कर लेकर आता है जिसमें अब तक डिस्कवर की गई सभी लेयर्स की जानकारी होती है और रिको और रैग को एक एक लेयर के बारे में बताना शुरू करता है। टोटल 6 लेयर्स होती हैं और 6th लेयर से आगे जाने वाले लोग कभी भी वापस नहीं आ पाए। शिकी बताता है कि 4th और 5th लेयर तक जाने की परमिशन सिर्फ ब्लैक विसल्स वाले केव डाइवर्स को होती है। 6ठी लेयर तक बहुत कम ही केव डाइवर्स पहुंच पाते हैं। मुझे लगता है मॉम 6th लेयर पर ही होंगी। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। ये सुनकर रिको और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और नेट इसे दोबारा से कहता है कि तुम पागल हो चुके हो रिको। अगर तुम नीचे चली भी गई तो वापस ऊपर कभी नहीं आ पाओगी। इतने एक्सपीरियंस्ड केव डाइवर्स भी ऊपर नहीं आ पाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारी मॉम को मरे हुए 10 साल हो चुके हो, इसी वजह से वो कभी वापस ऊपर नहीं आ पाई।
वैसे भी इतने समय तक एबिस के बॉटम में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। तुम्हें सारी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। ये बात सुनकर रिको की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिना कुछ कहे रोते हुए यहाँ से चली जाती है। आधी रात को रिको चुपचाप ऑर्फनेज छोड़कर जाने लगती है और दूसरी ओर रेग अपने दोस्तों को गुड बाय कहना चाहता है और नेट के रूम के पास जाता है इसे आखिरी बार अलविदा कहने के लिए। पर नेट सो रहा होता है। पर तभी ऑर्फनेज से बाहर निकलते वक्त जीरो इसे देख लेता है। कहाँ जा रहे हो बच्चे? लगता है मैं पकड़ा गया। पर जीरो सरप्राइजिंगली इसे रोकता नहीं है। रिको का ख्याल रखना बच्चे। जीरो को पहले ही सब कुछ समझ आ चुका होता है कि लोग क्या करने वाले हैं। इसी वजह से रेग को जाने देता है। आपका शुक्रिया। कुछ समय के बाद रिको, रेग और शिगी एक जगह पर एक साथ मिलते हैं जहाँ पर नेट भी इनका इंतजार कर रहा होता है। इसने फेस बदला होता है। नेट रिको से माफी मांगता है। रिको मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत ज्यादा ही बोल दिया। तुम्हारी मॉम जिंदा होगी, देख लेना। इट्स ओके, कोई बात नहीं नेट, तुम्हारा शुक्रिया। नेट और शिगी इन्हें एबिस के अंदर भेजने के लिए इन्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर कोई गार्ड्स नहीं होते और अब इन चारों के एक दूसरे को अलविदा कहने का समय आ चुका होता है। और रिको नेट से कहती है कि मैं नहीं जानती कि हम दोबारा कभी मिल पाएंगे या नहीं, पर हम हमेशा तुम्हें अपने मन में याद रखेंगे। नेट प्लीज तुम रो मत, हम बहुत ही जल्द वापस आ जाएंगे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। रिको प्लीज जल्दी आ जाना। नेट और शिगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रिको और रेग एबिस के अंदर चले जाते हैं। रेग रिको को पकड़ता है और अपनी एक्सटेंडेबल आर्म का यूज करके तेजी से नीचे जाने लगते हैं। कुछ समय के बाद इन्हें नीचे एबिस के अंदर होश आता है। देखती है कि रेग ने अपने एक्सटेंडेबल आर्म्स का यूज करके इनके आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा दिया था ताकि ये लोग सुरक्षित रहें। हे जाग जाओ, हम नीचे आ चुके हैं। अरे हाँ, हम नीचे आ गए। गुड मॉर्निंग रिको। दोनों उठ जाते हैं और पहली लेयर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। रिको बताती है कि इस जगह को एज ऑफ द एबिस कहा जाता है और इस वक्त ये लोग सरफेस से 600 मीटर की गहराई में होते हैं। कुछ देर बाद दोनों को भूख लगने लगती है। कुछ मछलियों को पकड़ लेते हैं और रिको इन्हें मस्त पकाती है और रेग को इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अपने आगे के सफर की तैयारी करना शुरू करते हैं। रिको रेग को एक कंपास दिखाती है। ये कंपास रिको के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है और रेग देखता है कि इस कंपास की नीडल बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है। अरे ये क्या, इसे जितना भी हिलाओ ये तो हिलता ही नहीं। कंपास को हिलाते हिलाते इसके हाथ से छूट जाती है और पानी के साथ झरने से नीचे बह जाती है। अरे यार मेरा कंपास, गलती हो गई। तभी रेग इसे एक लेटर दिखाता है जो कि ऑर्फनेज को छोड़ने से पहले किसी ने इसके बैग के अंदर रख दिया था। इन्हें लाइजा की सभी ड्राइंग्स की कॉपीज मिलती हैं और इस एबिस के बारे में काफी इंपॉर्टेंट जानकारी भी होती है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बीच में एक नोट भी लिखा हुआ होता है। ये नोट जीरो ने लिखा होता है। अगर सूरज उगने से पहले तुम दोनों वापस नहीं आए ना तो तुम्हें ढूंढ कर पकड़ कर हमेशा के लिए ऑर्फनेज के अंदर बंद कर दूंगा। ये पढ़ते ही रिको समझ जाती है कि भाई इनके पास ज्यादा समय नहीं है। रेग हमें जल्दी से जल्दी सेकंड लेयर में जाना होगा क्योंकि जो रेड वेसल्स सेकंड लेयर के नीचे चले जाते हैं लोगों को लगता है कि वो लोग मर चुके हैं और उनकी तलाश बंद कर दी जाती है और नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। पर नीचे उतरते हुए सिल्क फैंग नाम के एक डेंजरस स्पाइडर क्रीचर से इनका सामना हो जाता है। ये लोग गलती से इसके इलाके में पहुंच जाते हैं। ये स्पाइडर काफी विशाल और खतरनाक होता है। रेग इसका सामना करता है। रेग ये जो सिल्क फैंग होते हैं ना, ये अपने इलाके को छोड़कर नहीं जाते। हम इसके जालों का यूज कर सकते हैं यहाँ से नीचे उतरने के लिए। दोनों इसका इस्तेमाल करते हैं और नीचे उतरना शुरू करते हैं और किसी तरह से इससे पीछा छुड़ाकर पहली लेयर के अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं और इन्हें अपने सामने सेकंड लेयर की एंट्रेंस दिखाई देती है। इस लेयर को फॉरेस्ट ऑफ टेम्पटेशन कहा जाता है। यहाँ हर तरफ बड़े बड़े पेड़, हरियाली और अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। काफी समय तक चलने के बाद दोनों आराम करने लगते हैं पर तभी रेग को झाड़ियों के अंदर से एक अजीब सी हरकत महसूस होती है। रेग को लगता है कि वहाँ पर कोई था और इसका पीछा करने के लिए दोनों जल्दी से नीचे उतरने लगते हैं। रेग अपने एक्सटेंडेबल आर्म्स का यूज करता है और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं पर इन्हें समझ में आ जाता है कि जो इनके ऊपर नजर रख रहा था वो काफी ज्यादा तेज है। वो इनके सामने आ जाता है। जी हाँ गाइस, ये बंदा वही होता है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तुम तो एबिस के बॉटम से आए हुए लगते हो, किसी खजाने से कम नहीं। बच्चों, दरअसल नेट और शिगी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम दोनों की हेल्प करूं सेकंड लेयर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए और हुबोल आपकी खिदमत में हाजिर है। ये सुनकर रेग को काफी ज्यादा राहत मिलती है कि अब ये लोग आसानी से सेकंड लेयर तक तो कम से कम पहुंच ही जाएंगे। पर रिको हाबो को मना कर देती है और बोलती है कि हमें इस जर्नी को खुद परफॉर्म करना है और किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती है, सब कुछ खुद करना चाहती है। हाबो भी इसकी इस रिक्वेस्ट को मान जाता है और इसे फोर्स नहीं करता। जाने से पहले हाबो इसे कुछ मेडिसिन और स्टीम बंस दे देता है जो कि सफरमैन के काम आएंगे। पर जाने से पहले इन्हें एक वार्निंग देता है। बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सेकंड लेयर के अंदर सीकर कैंप है, वहाँ ओजिन रहती है और ओजिन वही व्हाइट वेसल है जिसने लीजा को ऊपर पहुंचाने में हेल्प की थी जब तुम्हारा जन्म हुआ था रिको। पर ओजिन से सावधान रहना। हाबो वापस चला जाता है और दोनों इसे गुड बाय कहकर सफर को जारी रखते हैं। कुछ देर बाद ये लोग ऑफिशियली सेकंड लेयर के अंदर पहुंच जाते हैं। इस पॉइंट के बाद इन्हें ढूंढने के लिए किसी सर्च पार्टी को नहीं भेजा जाएगा और यहाँ से इनके असली सफर की शुरुआत हो जाती है। फॉरेस्ट ऑफ टेम्पटेशन में आगे बढ़ते हुए दोनों आसपास की हरियाली और ताजी हवा को नोटिस करते हैं। रिको रेग को यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में बताती है और समझाती है कि ये जगह नेविगेशन में कैसे हेल्प करती है। और तभी अचानक इन्हें किसी की हेल्प की आवाज सुनाई देती है। दोनों इस आवाज की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। एक खुली जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक घायल केव डाइवर पड़ा हुआ होता है और इसके ऊपर एक बड़ा सा ये पोकेमोन जैसा क्रीचर बैठा हुआ होता है। रेग इस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसे डाइवर की जान बचा सके। पर तभी रिको इसे रोक देती है। रुको, ये कॉप स्वीपर है। ये क्रीचर्स उन लोगों की आवाजों की नकल करते हैं जिन्हें ये ऑलरेडी मार चुके होते हैं। ये लोग अपने शिकार की आवाज का यूज करते हैं और उन्हें अपने इलाके में बुलाने लगते हैं और जो भी इनकी हेल्प करने के लिए जाता है उसे भी अपना शिकार बना लेते हैं। वो आवाज इसी क्रीचर ने निकाली थी। वो मर चुका है रेग, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और तभी अचानक से एक दूसरा कॉप स्वीपर यहाँ पर आ जाता है और रिको को हवा में उड़ा ले जाता है। ये देखकर रेग बुरी तरह से घबरा जाता है और रिको को उड़ाकर अपने घोंसले की तरफ ले जाने लगता है ताकि इसे अपने बच्चों को खिला सके। और यहाँ बहुत सारे कॉप स्वीपर्स आ जाते हैं और रेग पर एक साथ
हमला कर देते हैं। रेग पैनिक कर जाता है और मजबूरी में अपनी हाथ पर मौजूद इस पावरफुल कैनन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट निकलता है, जिसकी वजह से कई सारे कॉप्स वीपर घायल हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, आसपास का बहुत सारा इलाका इस अटैक की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर रिको बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। रेग जल्दी से इसके पास जाता है और जमीन पर गिरने से पहले ही रिको को पकड़ लेता है और इसे लेकर एक सेफ जगह पर जाता है। उस कॉप्स वीपर ने रिको को ज्यादा ऊपर भी नहीं उड़ाया था, लेकिन इसके बावजूद एबिस के कर्स की वजह से रिको की हालत खराब हो जाती है। थोड़ी देर बाद इसे होश आता है और रेग से इसके कैनन के बारे में पूछने लगती है और बोलती है कि ये तबाही तुमने मचाई है क्या? ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था भाई। और रिको इस हमले का नाम इंसिनरेटर रख देती है। ये हमला मैंने मजबूरी में किया था, वो तो किस्मत थी कि वो ब्लास्ट गलती से तुम्हें नहीं लग गई रिको। अगली बार मुझे इसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना होगा, वरना तुम भी चोटिल हो सकती हो। पर इस हमले की वजह से रेग थकावट की वजह से बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। बेहोशी के दौरान रेग एक बुरा सपना देखता है जिसमें कॉप्स वीपर्स रिको को खा रहे होते हैं। रेग घबरा जाता है और जल्दी से उठ जाता है। ओह, तुम जाग गए? हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम इस पावर को काबू कर सकते हो, इतना डरने की जरूरत नहीं है। रिको पत्थर की स्लैब्स के ऊपर उन कॉप्स वीपर के मीट को पकाती है। रेग इसे खाता है और रिको कहती है कि जो क्रीचर्स इंसानों को खाते हैं आज उन्हीं का चिकन तंदूरी बन चुका है, और बोलती है कि इस एबिस में लाइफ इसी तरह से चलती है। यहाँ हर क्रीचर किसी न किसी का शिकार बनता है और यही नेचर की फूड साइकिल है। कुछ देर तक आराम करने के बाद दोनों दोबारा से अपने अगले सफर के लिए निकल जाते हैं, पर इस बार रास्ता पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला होता है। रेग अपनी आर्म्स का यूज करके रिको को लेकर आगे बढ़ता है। दोनों धीरे धीरे जंगल के और अंदर जाने लगते हैं और चलते चलते ये दोनों एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहाँ चारों ओर उल्टे उगे हुए पेड़ दिखाई देते हैं। रिको बताती है कि इस जगह को इन्वर्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है। कुछ समय के बाद तेज हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से रेग को अपने हाथों को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। दोनों संभल संभल कर आगे बढ़ते हैं और तभी अचानक से लाल आंखों वाले कुछ बंदरों का झुंड इन दोनों को देख लेता है और ये सभी बंदर इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। रेग अपने हाथों का यूज करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए रिको और खुद की जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। काफी समय तक पीछा करने के बाद ये बंदर इनका पीछा छोड़ देते हैं और कुछ समय के बाद रिको और रेग सेकंड लेयर के आखिर में बने सीकर कैंप पर पहुंच जाते हैं। पर जैसे ही रेग अपने हाथों का यूज करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, कोई अचानक से इसके हाथों को बीच में ही पकड़ लेता है और तभी रेग अपने सामने एक औरत को देखता है और यही ओजन है, जिसके बारे में ओबो ने इन्हें बताया था। तभी ऊपर से एक बड़ा सा पुल नीचे गिराया जाता है, जिसकी मदद से रिको और रेग सीकर कैंप के अंदर पहुंच जाते हैं। पर इतनी गहराई तक आने की वजह से रिको की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उल्टियां करने लगती है। ओजिन इन्हें अपने साथ अंदर लेकर जाती है। ओजिन रिको से इसकी मॉम लाइजा के बारे में बात करना शुरू करती है और बताती है कि लाइजा सिर्फ एक बेहतरीन केव डाइवर ही नहीं थी, बल्कि मेरी बहुत अच्छी साथी भी थी। रिको ये सुनकर खुश हो जाती है और ओजिन रिको और रेग की विसल्स को देखती है और बोलती है कि भाई अभी तो ये बस रेड विसल्स हैं, तुम लोग अभी नूबड़े हो और इन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करना होगा। ओजिन इन्हें आराम करने के लिए कहती है और बोलती है कि आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और इनकी आगे की कहानी कल सुनेगी। ओजिन यहाँ से चली जाती है। ओजिन के जाने के बाद एक लड़का यहाँ पर आता है और अपना इंट्रो देता है। ये बताता है कि इसका नाम मारुल्क है। जी हाँ गाइस, ये लड़का है, हालांकि इसने लड़कियों जैसे कपड़े पहने हुए हैं। हेलो, मेरा नाम हारुल्क है और आज से मैं आपका केयर टेकर हूँ। ओजिन मारुल्क से कहती है कि अभी के लिए इनका ख्याल रखना और इन्हें ब्लू विसल्स दे दो। ओजिन इन्हें ब्लू विसल्स दे देती है और बोलती है कि अगर लोगों ने तुम्हें सेकंड लेयर में एक रेड विसल के साथ देख लिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। ओजिन रिको का व्हाइट विसल भी अपने पास रख लेती है और बोलती है कि जब तक मैं कैंप में हूँ तब तक ही मेरे पास रहेगा। रिको और रेग मारुल्क के साथ घुल मिल जाते हैं और इसके साथ दोनों की दोस्ती हो जाती है। मारुल्क बताता है कि मैं बचपन से ही ओजिन का अप्रेंटिस हूँ और बताता है कि मैं छोटी उम्र में ही एक ब्लू विसल बन गया था क्योंकि मैं ओजिन के द्वारा ट्रेन हो रहा था। मारुल्क इन दोनों को पूरा कैंप घुमाता है और इन्हें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाता है जो कि अंदर से खोखला था और इसी के अंदर पूरा सीकर कैंप बनाया गया होता है। कैंप दिखाने के बाद मारुल इनके लिए खाना बनाता है और रिको नहाने चली जाती है। खाना खाते हुए मारुल्क इनसे कहता है कि तुम कुछ और दिन तक यहाँ पर क्यों नहीं रहते हो, थोड़े दिन और रुक जाओ और तीनों साथ मिलकर एबिस को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम साथ में जाएंगे, तुम चलोगी ना? ये सुनकर रिको को भी अच्छा लगता है पर इसके लिए मना कर देती है। मैं भी चाहती हूँ, पर मुझे अपनी मॉम को ढूंढने के लिए एबिस के बिल्कुल बॉटम में जाना होगा। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती, प्लीज मुझे माफ कर देना। मारुल्क भी इसकी इस बात को मान जाता है। रात को सभी लोग सो जाते हैं। कुछ समय के बाद रिको की नींद खुल जाती है और वॉशरूम ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तभी रास्ते में इसकी नजर एक अजीब से क्रीचर पर पड़ती है जो कि धीरे धीरे इसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। रिको घबरा जाती है और वापस अपने कमरे में जाकर सोने लगती है। इसे समझ ही नहीं आता कि भाई वो था क्या। रिको इतनी ज्यादा डर जाती है कि बेड पर सुसु कर देती है और इसके बारे में अगले दिन इन दोनों को बताती है कि मैंने एक बहुत बड़ा क्रीचर देखा था जिसका सर नहीं था। पर इन दोनों को इसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है। तभी ओजिन यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को एक कमरे में लेकर जाती है। रास्ते में ओजिन रिको से कहती है तुम्हारी मॉम का वो व्हाइट विसल सरफेस तक आ चुका है, इसका यही मतलब है कि तुम्हारी मॉम जिंदा नहीं बची होंगी। बच्ची, तुम्हें उन्हें ढूंढने के सपने छोड़ देने चाहिए। पर रिको इस बात के लिए मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, वो जिंदा है और इसे उसी लेटर को दिखाती है जो कि सेकंड लेयर पर मिला था। ये देखिए, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो जिंदा होंगी। और ओजिन बताती है कि लाइजा का ये लेटर और ये व्हाइट विसल इसने खुद फोर्थ लेयर में बनी एक कब्र के अंदर से निकाला था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लेटर में जो हैंड राइटिंग है वो लाइजा की नहीं है। ये सुनते ही रिको का दिल टूट जाता है। कुछ ही देर बाद तीनों ओजिन के प्राइवेट चेंबर में पहुंच जाते हैं और रूम के बिल्कुल बीचों बीच वही कर्स रिपेलिंग वेपन रखा होता है जिसमें कभी रिको को भी रखा गया था जब ये पैदा हुई थी और इसी रेलिक का यूज करके इसे सरफेस तक लेकर आया गया था। ओजिन अपनी विसल का यूज करती है और इस रेलिक को एक्टिवेट कर देती है और रिको को बताती है कि इसका नाम कर्स रिपेलिंग वेपन है। लोगों का मानना था कि इसके अंदर रखे गए क्रीचर्स और इंसान एबिस के कर्स से बच जाते हैं और मारे नहीं जाते, पर असली सच कुछ और ही होता है। दरअसल इस वेपन
बचपन के अंदर रखा गया क्रीचर या इंसान बचता नहीं है, वो फिर भी मारा ही जाता है, बस दोबारा से जिंदा हो जाता है। ओजिन रिको की तरफ देखकर इसे बताती है कि जब रिको पैदा हुई थी तो ये पहले से ही मरी हुई थी, पर जैसे ही इसे इस वेसल के अंदर रखा गया ये दोबारा से जिंदा हो गई, यानी कि इसी रेलिक की वजह से दूसरी बार जिंदगी मिली थी। और कल रात जो रिको ने अजीब सा क्रीचर देखा था वो असल में कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो तो बस मेरा डिनर था। रिको और रेग हैरान रह जाते हैं कि भाई ये बोल क्या रही है। मैंने उस मीट को भी इसी वेसल के अंदर रखा था, इसी वजह से कुछ समय के लिए दोबारा से जिंदा हो गया, पर 6 घंटों के बाद दोबारा से मारा गया। ओजिन रिको से कहती है कि तुम भी बिल्कुल उस मीट की तरह ही हो, तुम भी पहले मर चुकी थी पर इस वेसल की वजह से दोबारा जिंदा हो चुकी हो। शायद एक दिन वो भी आएगा जब तुम अचानक से मर जाओगी। रिको घबरा जाती है। ओजिन की बातें सुनकर रेग को गुस्सा आ जाता है। बस करो, अब एक और शब्द मत कह देना, पीछे हट जाओ। रेग ओजिन पर हमला कर देता है, लेकिन ओजिन अपनी जगह से हिलती तक नहीं है और अगले ही पल रेग को पकड़कर इतनी जोर से दीवार और जमीन पर पटकती है कि इसकी हालत खराब हो जाती है। रिको रेग की हेल्प के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ओजिन बस हल्का सा फ्लिक करती है और रिको भी दूर जाकर गिर जाती है और इसके मुंह से खून निकलने लगता है। रेग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने इंसिनरेटर को एक्टिवेट कर देता है, पर ओजिन इसके हाथ को पकड़ लेती है और इसके हाथ को दूसरी ओर मोड़ देती है, जिसकी वजह से इस कैनन का निशाना सीधा रिको की तरफ हो जाता है। रेग घबरा जाता है नहीं, और आखिरी सेकंड में रेग अपनी पूरी जान लगाकर उस ब्लास्ट की डायरेक्शन को बदल देता है और ये एनर्जी ब्लास्ट रिको की जगह एक बड़े से पेड़ पर जाकर लग जाती है। ये देखकर ओजिन इंप्रेस हो जाती है, पर अपनी जबरदस्त ताकत से रेग को बुरी तरह से घायल कर देती है। रेग बेहोश हो जाता है और जब इसकी आंखें खुलती हैं तो खुद को सबटेरेनियन बैंडिट्स के सीक्रेट बेस पर पाता है। रिको भी यहीं पर होती है और मारुल्खी इन दोनों को लेकर आया होता है। ओजिन बताती है कि चिंता मत करो, ये सब कुछ बस एक टेस्ट था, मुझे बस देखना था तुम दोनों एबिस के अंदर कितने समय तक सरवाइव कर पाओगे। रेग तुम काफी ज्यादा मजबूत हो, पर तुम दोनों बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम एबिस के और नीचे सरवाइव नहीं कर पाओगे, तुम्हें सख्त ट्रेनिंग की जरूरत है, वरना तुम दोनों के दोनों मारे जाओगे। और जिस कब्र से लाइजा की व्हाइट वेसल और बाकी सारी चीजें मिली थी वो कब्र असल में खाली थी। ये सुनकर रिको के मन में एक बार दोबारा से उम्मीद जाग जाती है कि इसकी मॉम जिंदा है। ओजिन जाने से पहले रिको और रेग इन दोनों को एक नया टास्क देती है, एक टेस्ट के रूप में, और बोलती है कि इन्हें अगले 10 दिनों तक इस एबिस के आउटर एरिया में अपने खुद के दम पर सरवाइव करना होगा। और ओजिन रेग से कहती है कि इस इंसिनरेटर का इस्तेमाल तब करना जब तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन बचे ही ना, क्योंकि हर बार इंसिनरेटर चलाने के बाद तुम 2 घंटे तक बेहोश रहते हो और अगर किसी खतरनाक सिचुएशन में ऐसा हो जाता है तो तुम आसानी से मारे जा सकते हो। ओजिन के जाते ही रिको और रेग अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अब अगले 10 दिनों तक इन्हें बिना किसी की हेल्प के इस एबिस के अंदर खुद ही सरवाइव करना होगा। इन्हें कुछ एक्वाटिक क्रीचर्स नजर आते हैं जिन्हें रुआनास कहा जाता है। रेग जहाँ रुआनास होते हैं वहाँ पास ही पीने का पानी भी मिलता है, पर इन्हें सच में ताज़ा पानी मिल जाता है। दोनों यहीं पर अपना एक छोटा सा कैंप बना लेते हैं। यहीं पर ओटोबा नाम का एक खतरनाक क्रीचर भी रहता है। ये क्रीचर अचानक से रिको पर हमला कर देता है और इसे ऑलमोस्ट निकलने ही वाला होता है, लेकिन रेग किसी तरह से रिको की जान बचा लेता है और दोनों समझ जाते हैं कि इस तालाब के पास रहना खतरे से खाली नहीं और किसी दूसरी जगह जाने लगते हैं। कैंप लगाने के लिए दोनों आग जलाते हैं ताकि आराम से रात गुजार सके और दूर से ओजिन और सबटेरेनियन बैंडिट्स इन पर नजर रखे हुए थे। इन्हें समझ में आ जाता है कि अगर इन्हें एबिस के और नीचे सरवाइव करना है तो इन्हें किसी भी हालत में ओटोबा से भी निपटना सीखना होगा। इसी दौरान ओजिन को लाइजा की भी याद आती है। ओजिन ने ही लाइजा को इसके बचपन में ट्रेन किया था और इसे वो पल भी याद आता है जब रिको का जन्म हुआ था। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और हर दिन रिको और रेग कुछ नया सीखते हैं और आखिरकार पूरे 10 दिन गुजर जाते हैं और दोनों अपनी इस सर्वाइवल ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं और दोबारा से सीक्रेट कैंप लौट आते हैं। सब लोग साथ में डिनर करते हैं और खाना खाते हुए ओजिन इन्हें एबिस के बारे में एक जरूरी जानकारी देती है। तुम जितना ज्यादा नीचे जाओगे समय का बहाव उतना ही बदलता जाएगा। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी माँ को गए हुए 10 साल हो चुके हैं, पर क्योंकि हर एक लेयर के अंदर समय अलग तरह से बीतता है तो ऐसा पॉसिबल है कि लाइजा के लिए कुछ ही साल गुजरे हों। ये सुनकर रिको के मन में अपनी माँ से मिलने की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पर मेरी एक बात को याद रखना, जब तुम 5th लेयर में पहुँच जाओगे तो वहाँ ज्यादा समय तक मत रुकना और बॉन्ड रोड से बचकर रहना। ओजिन रिको से उस पेपर के बारे में भी पूछती है जिस पर लाइजा का वो मैसेज लिखा हुआ था और बताती है कि जिस पेपर के ऊपर वो मैसेज लिखा हुआ है वो भी एक रेलिक है। और जाने से पहले ओजिन रिको को लाइजा का एक खास रेलिक देती है। ये होता है ब्लेज रीप, लाइजा की एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी जो कि 4थी लेयर में नकली कब्र के पास मिला था। ये पहले जैसा मजबूत नहीं रहा और अगर इसे बार बार इस्तेमाल किया जाता है तो ये टूट भी सकता है। इसी वजह से रिको से कहती है कि इसे ध्यान से यूज करना, अगर तुम्हारा इंसिनरेटर काम ना करे तो ही इसका यूज करना एक ऑल्टरनेट के तौर पर। तुम जितना ज्यादा नीचे जाओगे तुम्हें उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मारे जाओगे। कुछ देर बाद मारुल्क और सबटेरेनियन बैंडिट्स और ओजिन रिको और रेग को इन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं। रेग और रिको भी इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इन्हें गुड बाय कहते हैं। ओजिन इन्हें जाते हुए देखती है और रिको को देखते ही इसे लाइजा की याद आ जाती है और उस वादे को याद करती है जो ओजिन ने बहुत समय पहले लाइजा से किया था कि जब सही समय आ जाएगा तो रिको की हेल्प करेगी। रिको और रेग अपने सफर को जारी रखते हैं और दोनों ग्रेट फॉल्ट के पास पहुंच जाते हैं। इस जगह को देखकर रेग भी हैरान रह जाता है क्योंकि इसके सामने एक बहुत विशाल खाई होती है। रिको बताती है कि द ग्रेट फॉल्ट के अंदर बहुत सारी आपस में जुड़ी हुई केव्स बनी हुई हैं और केव डाइवर्स इन्हीं गुफाओं का यूज करके नीचे उतरते हैं ताकि ऊपर उड़ने वाले खतरनाक क्रीचर्स से बचा जा सके। रेग अपनी आर्म का यूज करता है और बहुत संभल कर रिको को पकड़कर धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। कुछ देर बाद ये एक ऐसी गुफा में पहुंच जाते हैं जहां दीवार के अंदर एक बहुत बड़ा जहाज फंसा हुआ होता है। यहाँ हमें कुछ रेलिक्स मिल सकते हैं, चलो ढूंढते हैं। इस शिप के अंदर जाने लगती है रेलिक्स की तलाश में, पर तभी इन्हें पता चलता है कि ये शिप असल में एक खतरनाक
खतरनाक क्रीचर का घोंसला है। अगले ही पल ये क्रीचर इन पर हमला कर देता है। रैग अपना इंसिनरेटर निकाल लेता है। रिको पीछे हट जाओ। और जैसे ही रैग इंसिनरेटर को फायर करता है, ये क्रीचर यहीं पर मारा जाता है। पर इस पावरफुल ब्लास्ट की आवाज काफी दूर तक गूंज उठती है, जिसकी वजह से वही क्रिम्सन स्प्लिट जॉ दोबारा इनके पीछे पड़ जाता है, जिसे कि हमने इस सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था। और कुछ ही देर में दोनों बुरी तरह से फंस जाते हैं। आगे का रास्ता बंद होता है और पीछे से क्रिम्सन स्प्लिट जॉ इन्हें जान से मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर एक पतली सी गुफा में फंस जाता है। इंसिनरेटर यूज करने की वजह से रैग कभी भी बेहोश हो सकता है, लेकिन फिर भी आखिरी पल तक रिको को बचाने की कोशिश करता जाता है। आखिर में दोनों पास की एक गुफा में गिर जाते हैं और किसी तरह से इससे बच निकलते हैं। कुछ समय के बाद रैग बेहोश हो जाता है। रिको को भूख लगने लग जाती है। रिको रैग को लेकर खाने की तलाश में निकल पड़ती है। चलते चलते अचानक से इसे एक काफी ज्यादा मीठी खुशबू आती है। रिको इस खुशबू का पीछा करती है, पर अगले ही पल एक अजीब सा क्रीचर इसे पूरी तरह से निगल जाता है। रिको अमाकागामे नाम के इस क्रीचर के अंदर फंस जाती है, जो कि असल में एक बहुत बड़े विशाल पेट के जैसा क्रीचर होता है। रिको डर जाती है और अगर इसने जल्दी नहीं की तो इसके पेट के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगी। रिको तुरंत अपना वेपन बाहर निकालती है और क्रीचर के अंदर से ही इसे काटना शुरू कर देती है और रिको इसके पेट से बाहर आ जाती है। लेकिन अमाकागामे के पेट की ये मीठी खुशबू इसके शरीर पर लग जाती है, जिसकी वजह से इस लेयर के ये छोटे छोटे चूहे रिको पर टूट पड़ते हैं। रिको किसी तरह से इन सभी से अपनी जान बचाकर आगे बढ़ जाती है। भागते भागते रिको एक ऐसी गुफा में पहुंच जाती है जहां का रास्ता ऊपर की ओर जा रहा होता है। पर जैसे ही रिको अब ऊपर चढ़ना शुरू करती है तो तीसरी लेयर का कर्स एक्टिवेट हो जाता है। सीढ़ियां चढ़ते ही इसे चक्कर आने लगते हैं, इसे उल्टी आने लगती हैं और इसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। इसे अपनी ऑर्फनेज के सभी दोस्त ओजिन, मारुल्क, शिगी, यहाँ तक कि अपनी मॉम लीजा तक दिखाई देने लगते हैं। इसे समझ ही नहीं आता कि क्या रियलिटी है और क्या भ्रम है। रिको को सभी लोग दिख जाते हैं पर रैग दिखाई नहीं दे रहा होता और इस भ्रम से बाहर आ जाती है। रैग इसके कंधे पर होता है, पर हेलुसिनेशंस की वजह से इसे इस चीज के बारे में रियलाइज नहीं होता है। रिको तेजी से ऊपर चढ़ने लगती है, तभी रैग को होश आता है। पर तभी ये क्रिम्सन स्प्लिट जॉ इनके पास पहुंच जाता है। रैग इसका सामना करने की कोशिश करता है और इस बार ओजन के द्वारा दिया गया उस ब्लेज रीप का यूज करके इसकी बैंड बजा देता है। स्प्लिट जॉ यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद दोनों नीचे वाली एक गुफा के अंदर अपना कैंप लगाते हैं और यहाँ से इन्हें चौथी लेयर दिखाई देती है, जिसे गॉबलेट ऑफ जायंट्स कहा जाता है। कुछ समय तक आराम करने के बाद रिको और रैग चौथी लेयर की तरफ उतरना शुरू कर देते हैं। नीचे पहुँचते ही दोनों देखते हैं कि ये जगह इनकी सोच से बिल्कुल अलग है। चारों ओर बहुत बड़े बड़े बाउल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें गर्म पानी भरा हुआ होता है। यहाँ का वातावरण हद से ज्यादा ह्यूमिड होता है। इन सभी बाउल जैसी डिस्क के अंदर हमेशा गर्म पानी फ्लो होता रहता है। हर चीज को ध्यान से देखते हुए दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। हर तरफ फॉग छा रखी होती है और तभी रैग को कोहरे के पीछे से किसी बड़ी सी चीज का साया दिखाई देता है और जैसे ही फॉग हट जाती है तो इनके सामने एक बहुत बड़ा जायंट क्रीचर खड़ा होता है। रिको इसे देखते ही डर जाती है। रैग, हमें भागना होगा। ये ऑब पियर्सर है। ये एक बहुत ही खतरनाक टेरिटोरियल क्रीचर होता है। इसके कांटे बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं, स्टील तक को आराम से छेद सकते हैं और इसके कांटों में एक जानलेवा जहर भी होता है। ये सुनते ही रैग भी डर जाता है और बिना देर किए रिको को लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन ऑर्ब पियर्सर इन्हें आसानी से पकड़ लेता है और अपना एक कांटा सीधा इनके बैग पर मार देता है। इस हमले की वजह से ब्लेज रीप वेपन इनसे बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। रैग अपने पास से एक अम्ब्रेला रेलिक को बाहर निकालता है। इसका इस्तेमाल करता है ताकि ऑर्ब पियर्सर के कांटों से बच सके, पर इस क्रीचर के कांटे इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इसकी अम्ब्रेला को छेद देते हैं। रैग समझ जाता है कि अगर अभी इन्हें बचना है तो किसी भी हालत में ब्लेज रीप को वापस हासिल करना होगा। पर जैसे ही रिको की तरफ देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं। ऑर्ब पियर्सर का एक कांटा रिको के हाथ को बुरी तरह से छेद चुका होता है और इसके इस कांटों का जहर रिको के शरीर के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। अब रैग के पास रिको को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। इसे लेकर ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है ताकि किसी सुरक्षित जगह तक पहुंच सके इस ऑर्ब पियर्सर से दूर। पर जैसे ही ऊपर बढ़ता है रिको के ऊपर एबिस के कर्स का और भी बुरा असर पड़ने लगता है। इसके घाव से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है और जहर की वजह से इसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जाती है। इसका हाथ फूलकर गुब्बारे के जैसा हो जाता है जिसके अंदर जहर भरा हुआ है। दर्द से तड़पते हुए रिको रैग से कहती है कि अगर जहर को रुकना है तो तुम्हें मेरे हाथ को काटना होगा। पर रैग इस काम के लिए मना कर देता है। नहीं रिको, मैं तुम्हारा हाथ नहीं काट सकता। रिको की आंखों से खून बहने लगता है, लेकिन रिको की जान बचाने के लिए मजबूरी में इसके हाथ को तोड़ देता है ताकि इसे काटना आसान हो जाए। पर जैसे ही इसके हाथ को काटने के लिए चाकू उठाता है तो इसके हाथ कांपने लगते हैं। इसे मालूम होता है कि जहर की वजह से इसका हाथ बुरी तरह से सूज चुका है और अगर इसने जल्दी ही इसके हाथ को नहीं काटा तो ये जहर इसकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और रिको मारी जाएगी। रैग बार बार हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है इसके हाथ को काटने के लिए, पर चाकू चला ही नहीं पाता है। तभी अचानक से रिको की सांसें रुक जाती हैं। तभी एक अजीब सा खरगोश जैसा क्रीचर यहाँ पर आ जाता है। कहता है कि इसे सीपीआर दो। रैग इसकी बात को ध्यान से सुनता है और इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके रिको को सीपीआर देने लगता है और ये काम कर जाता है। रिको की सांसें वापस चलने लगती हैं और रिको के थोड़ा स्टेबल होते ही रैग इसे उठाकर इस खरगोश जैसे क्रीचर के हाइड आउट में लेकर चला जाता है। रास्ते में रैग को डर लगता है कि कहीं ऊपर चढ़ने की वजह से रिको को दोबारा से एबिस का कर्स ना लग जाए और इसकी हालत और खराब ना हो जाए। पर एक क्रीचर बताता है कि इसके हाइड आउट में कर्स का कोई असर नहीं होता है। अनाची बिना टाइम वेस्ट किए रिको का इलाज करना शुरू कर देती है और इलाज करते हुए रैग को बताती है
कि जब से रिको और रेग गॉबलेट ऑफ जायंट्स में आए हैं, यानी कि इस लेयर के अंदर, तब से चुपके से ही इन्हें देख रही थी और इनकी सारी बातें भी सुन रही थी। नानाची दवाई लगाती है और रिको के हाथ का ऑपरेशन करती है और इसके घाव पर टांके लगा देती है। तभी रेग को पास वाले कमरे से किसी की आवाज सुनाई देती है और जब इसके बारे में पूछता है तो नानाची बताती है कि वो उसके रूममेट है। कुछ देर बाद वो रेग को उससे मिलवाती है। उस क्रीचर का नाम मिट्टी होता है और ये मिट्टी भी एक हॉलो है। रेग ने आज से पहले हॉलोज के बारे में कभी नहीं सुना होता, इसलिए पूछता है कि भाई ये हॉलोज होते क्या हैं? नानाची समझाती है कि 6th लेयर से ऊपर आने की कोशिश करने पर इंसान या तो तुरंत ही मारे जाते हैं या अपनी इंसानियत खोकर हॉलो बन जाते हैं, बिल्कुल मेरी रूममेट मिट्टी की तरह। लेकिन मैं खुद एक बहुत ही रेयर एक्सेप्शन हूँ, इसी वजह से मेरे साथ बाकी लोगों जैसा नहीं हुआ। रेग को कुछ चीजें लाने के लिए भेज देती है। रिको के इलाज में काम आने वाले होते हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसके खुद के डिनर के लिए चाहिए रहते हैं। रेग सभी चीजों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सबसे पहले ये डायमंड फिश को पकड़ता है, ब्लैक एग्स को भी लेकर आता है और एक पेड़ पर चढ़कर पीले रंग की घास को भी इकट्ठी करता है और एक अजीब से हैमस्टर जैसे क्रीचर को भी पकड़ लेता है जिसके ऊपर बैंगनी रंग के मशरूम्स उगे होते हैं। काफी मेहनत करने के बाद रेग सारा सामान लेकर हाइड आउट पहुँच जाता है। नानाची तुरंत ही इलाज करना शुरू कर देती है और इन पैरासिटिक पर्पल वाटर मशरूम्स को रिको के हाथ पर लगा देती है ताकि इसके अंदर जमा हुआ ये सारा जहर बाहर निकल सके और घाव सड़ने ना पाए। अरे बाकी सारा सामान किस लिए था? हाँ, दरअसल वो मेरे डिनर के लिए था। अगर मैं थोड़ी और देर करता तो तुम्हारे डिनर के चक्कर में रिको की जान भी जा सकती थी। तुम पागल हो। नानाची इसे शांत करवाती है कि भाई मरी तो नहीं ना, कम से कम खुश हो जा और इसे रिको के कपड़े धोने के लिए नदी के पास भेज देती है। रेग रिको के कपड़े लेकर हाइड आउट से बाहर निकलता है और रास्ते में इटरनल फॉर्चून्स नाम के एक खूबसूरत फूलों के नजारे से गुजरता है। ये नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। तभी रेग को याद आता है कि एक बड़े से पत्थर के सामने खड़ा था जिसके ऊपर ब्लेज रीप रखा हुआ था। इसके सामने लाइजा खड़ी होती है और रेग इससे कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ। दरअसल ये एक फ्लैशबैक होता है और रेग का लाइजा के साथ ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। इस तरफ हाइड आउट के अंदर रिको अभी भी बेहोश होती है। मिट्टी धीरे धीरे इसके पास आती है और इसके ऊपर चढ़ जाती है। एक पल के लिए ऐसे लगता है कि शायद मिट्टी रिको को नुकसान पहुंचा रही है, पर नानाची बताती है कि मिट्टी बिल्कुल हार्मलेस है और शायद मिट्टी इसी वजह से रिको से इतनी ज्यादा अटैच हो चुकी है क्योंकि दोनों की एज एक जैसी ही है, यानी कि 12 साल। जी हाँ गाइज, ये क्रीचर पहले एक लड़की हुआ करती थी पर अब एक हॉलो में बदल चुकी है और इसकी बुद्धि का विकास अभी भी एक 12 साल की लड़की के जैसा ही है। इसके बाद नानाची रेग को एक अजीब सा काला सूप पीने के लिए देती है। रेग इसे पीने के लिए हिचकिचाता है पर फिर हिम्मत करके इसे पी ही डालता है। खाना खाने के बाद रेग और नानाची रेलिक्स के बारे में बात करते हैं। कल मैं तुम्हें एक ऐसा रेलिक दिखाऊंगी जो कि तुम्हें एबिस के कर्स का असली राज समझने में मदद करेगा। अगली सुबह नानाची इसे उस रेलिक को दिखाने के लिए ले जाती है जिसके बारे में इसने बात की थी। इस पतले से कपड़े जैसे रेलिक का नाम होता है फोर्स वेव और बताती है कि कर्स हर जगह इक्वल नहीं होता है। जब कोई इंसान एक लेयर को पार करके ऊपर चढ़ता है तब सिर्फ एक बार ही कर्स उसकी बॉडी पर असर करती है और एबिस के अंदर एक तरह का अदृश्य फोर्स फील्ड फैला हुआ है और हर जिंदा चीज इसी फोर्स फील्ड के बीच रहती है। कोई भी इंसान या जानवर एबिस के सेंटर से जितना भी दूर होता है कर्स का असर उतना ही कम होता जाता है। इसी वजह से मेरा हाइड आउट इतना ज्यादा सुरक्षित है और यहाँ एबिस का कर्स काम नहीं करता है। और नानाची ऑब्स पियर्सर के बारे में भी एक जरूरी बात बताती है और बताती है कि वो क्रीचर अपने दुश्मन की मूवमेंट्स को इसलिए पहले ही समझ लेता है क्योंकि वो क्रीचर इस फोर्स फील्ड को देख सकता है और हॉलो बनने के बाद मैं खुद भी इस फोर्स फील्ड को देख सकती हूँ। इसी वजह से रेग को थोड़ा सा ट्रेन करने का फैसला करती है ताकि ये भी समझ सके कि एक ऑब्स पियर्सर किस तरह से हमला करता है। ट्रेनिंग के दौरान अचानक से रेग को किसी के हेल्प के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एक ब्लैक वेसल केव डाइवर के ऊपर एक ऑर्ब पियर्सर हमला कर रहा होता है। रेग बिना सोचे समझे इसकी हेल्प के लिए दौड़ पड़ता है और नानाची एक पोर्टेबल ईयरफोन के थ्रू रेग को बताती जाती है कि ऑर्ब पियर्सर के हमलों से कैसे बचना है और इस पर कैसे हमला करना है। रेग इसकी हर एक बात को ध्यान से सुनता है और सही मौका देखते ही अपने इंसिनरेटर को फायर करता है। इस हमले की वजह से ऑर्ब पियर्सर घायल हो जाता है और यहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है और इस ब्लैक वेसल डाइवर की जान बच जाती है। रेग इस डाइवर से एक रिक्वेस्ट करता है, अगर आप सरफेस तक पहुँच सके तो प्लीज जीरो को इतना जरूर बता दीजिएगा कि रिको और रेग अपने सफर पर काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और बिल्कुल सही सलामत है। ठीक है बच्चे, अगर ऊपर सही सलामत जा पाया तो बता दूंगा। रेग हाइड आउट पर वापस आ जाता है और नानाची का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि इसकी ट्रेनिंग की वजह से ही ये ऑर्ब पियर्सर का सामना कर पाया। पर रेग का इंसिनरेटर देखने के बाद नानाची रेग से कहती है कि क्या तुम प्लीज मेरा एक काम कर सकते हो क्या? हाँ क्यों नहीं, बोला तो तुम जो भी कहोगी मैं वो करूंगा। और नानाची धीरे से इससे कहती है, प्लीज मिट्टी को मार दो, प्लीज उसे आजाद कर दो। ये बात सुनते ही रेग हैरान रह जाता है पर तभी इंसिनरेटर इस्तेमाल करने की वजह से इसकी आंखें भारी होने लगती हैं और रेग धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। नानाची इसे घसीट कर लेकर जाने लगती है। काफी समय पहले नानाची एक आम इंसान हुआ करती थी और एक काफी ज्यादा गरीब देश की स्लम्स में रहा करती थी और भी काफी सारे गरीब बच्चों के साथ। एक दिन ये देखती है कि सभी बच्चे बाहर की तरफ जा रहे हैं। नानाची भी इनका पीछा करती है। इनके सामने एक व्हाइट वेसल खड़ा होता है। ये बंदा अपना नाम बॉन्ड्रूव बताता है। बॉन्ड्रूव सभी बच्चों से कहता है, अगर तुम में से कोई भी हिम्मत रखता है और एबिस का सामना करना चाहता है तो मेरे अगले सफर पर मेरे साथ चल सकता है। सभी बच्चे इसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं और नानाची भी मान जाती है और सफर के दौरान ही नानाची की मुलाकात मिट्टी से होती है जो कि पहले एक इंसान हुआ करती थी। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। मिट्टी बताती है कि इसका सपना एक दिन व्हाइट वेसल केव डाइवर बनने का है। नानाची मुस्कुराकर कहती है, अब जो भी होगा कम से कम पहले से अच्छा ही होगा। कुछ समय के बाद तीनों 5th लेयर पर बने हुए ईडो फ्रंट के पास पहुंच जाते हैं। इन सभी को चेतावनी दी जाती है कि कोई भी बच्चा 10 मीटर
से ज्यादा ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करे, नहीं तो एबिस के कर्स का असर होना शुरू हो जाएगा। बॉन्ड्रूफ एक एक करके सभी बच्चों को अपने पास बुलाने लगता है और आखिर में सिर्फ नानाची और मिट्टी ही बचते हैं। एक रात बॉन्ड्रूफ कमरे में आता है और मिट्टी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। नानाची चुपके से इसके पीछे चली जाती है। इसे बॉन्ड्रूफ की बातें सुनाई देती हैं। बॉन्ड्रूफ अपने आदमियों से कह रहा होता है कि जो एक्सपेरिमेंट्स ये कर रहा है वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं है, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर नानाची घबरा जाती है कि भाई ये कौन से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है ये बंदा इन सभी बच्चों के ऊपर। इसे मिट्टी की चिंता होने लगती है। ढूंढते ढूंढते इसे मिट्टी मिल जाती है जो कि एक बड़े से कंटेनर के अंदर बंद होती है। इससे पहले कि नानाची कुछ समझ पाती, बॉन्ड्रूफ इसके पीछे आ जाता है। अब नानाची की भी बारी आ चुकी है। नानाची को भी मिट्टी के बगल में ही रखे हुए कंटेनर में बंद कर दिया जाता है और बॉन्ड्रूफ इन दोनों को बताता है कि ये कंटेनर्स असल में एलिवेटर्स हैं जो कि छठी लेयर तक जा सकते हैं। छठी लेयर रिसर्च के लिए एक परफेक्ट जगह है बच्चियों, क्योंकि वहाँ पर असेंशन का कर्स इंसानी शरीर पर सबसे ज्यादा असर करता है। छठी लेयर से ऊपर चढ़ते हुए या तो इंसान मर जाता है या अपनी इंसानियत को हमेशा के लिए खो देता है। नानाची और मिट्टी समझ जाते हैं कि इन्हें 6th लेयर तक लेकर जाया जाने वाला है। लोग टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं और ये बॉन्ड्रूफ देखना चाहता है कि छठी लेयर का इंसानों के शरीर के ऊपर क्या असर पड़ता है। ये एलिवेटर्स नीचे जाने लगते हैं और इनकी लाइफ का सबसे डरावना सफर शुरू हो जाता है। कुछ ही देर बाद एलिवेटर 6th लेयर तक पहुंच जाता है। नीचे उतरते ही दोनों घबरा जाते हैं। इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये बॉन्ड्रूफ इनके साथ क्या करने वाला है। नानाची अपने सामने एक खतरनाक से क्रीचर को देखती है और इसे देखकर शॉक्ड रह जाती है कि भाई ये क्या है। मिट्टी इसे शांत करने की कोशिश करती है। नानाची तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे लिए मैं कर्ज को भी सहन कर लूंगी, हमें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। और अगर मैं अपनी इंसानियत खो देती हूँ तो प्लीज मुझे मार देना। ये सुनकर नानाची और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि चुप करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब नीचे जाने के बाद ये एलिवेटर दोबारा से ऊपर जाने लगता है और जैसे ही दोनों 6th लेयर से ऊपर जाने लगते हैं असेंशन का कर्स काम करने लगता है। नानाची धीरे धीरे अपने हॉलो वाले रूप में बदलने लगती है पर मिट्टी के साथ इससे भी ज्यादा खौफनाक चीज हो जाती है। इसकी पूरी बॉडी से खून बहना शुरू हो जाता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि जोर जोर से चिल्लाने लगती है और आखिर में रोते हुए नानाची से कहती है कि प्लीज मुझे मार डालो। और देखते ही देखते मिट्टी इस क्रीचर में बदल जाती है। नानाची ये सब देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। ये चाहकर भी अपनी बेस्ट फ्रेंड की कोई मदद नहीं कर पाई। जब दोनों वापस ऊपर पहुंचते हैं तब बॉन्ड्रूफ एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्या बात है, इस बार कर्ज का ज्यादातर असर मिट्टी के ऊपर हुआ है। लगता है इसने जानबूझकर पूरे कर्ज को अपने ऊपर लिया, इसी वजह से इस दूसरी लड़की की जान बच गई। और बताता है कि मिट्टी अब मर नहीं सकती है, उसके अंदर इतनी ज्यादा रीजनरेशन पावर आ चुकी है कि ये कभी मर ही नहीं सकती है। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं और नानाची इसे ये सारी कहानी बता रही होती है। बॉन्ड्रूफ के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से मिट्टी अब अमर बन चुकी है। ईडो फ्रंट से भाग जाने के बाद मैंने मिट्टी को जान से मारने के लिए और उसे आजाद करने के लिए न जाने कितने सारे तरीके अपनाए, पर हर बार मिट्टी दोबारा से ठीक हो जाती थी उसकी रीजनरेशन पावर्स की वजह से। इसी वजह से वो ऐसे ही तड़पती रही और इसी खौफनाक से क्रीचर के रूप में आज तक तड़पती रही है। रेग समझ जाता है कि इसी वजह से नानाची ने इससे मिट्टी को जान से मारने के लिए कहा था। रात हो जाती है। नानाची मिट्टी को एक कहानी सुनाती है। कहानी सुनते सुनते मिट्टी धीरे धीरे सो जाती है और अगली सुबह नानाची दोबारा से रेग से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मिट्टी को मार डालो, वो उस शरीर में तड़प रही है। और रेग भी इसके लिए मान जाता है पर बेचारा रेग भी बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और ऐसा नहीं करना चाहता था। इसके बाद नानाची मिट्टी को उठाकर एक शांत सी जगह पर ले जाती है और इसके आसपास इसके सभी खिलौनों को भी रख देती है। रेग इंसिनरेटर चलाने की तैयारी करता है पर तभी नानाची इसे रोकने के लिए कहती है। एक सेकंड रेग, नानाची आखिरी बार मिट्टी को गले से लगाती है। मुझे माफ कर देना मिट्टी, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। नानाची धीरे से पीछे हट जाती है। रेग भी रोने लगता है और हिम्मत करके अपने इंसिनरेटर को फायर कर देता है और मिट्टी को जान से मार देता है। ये काम एक झटके में ही हो जाता है ताकि मिट्टी को ज्यादा पेन ना हो और मिट्टी के जाने के साथ इसकी सारी तकलीफ भी खत्म हो जाती है। नानाची फूट फूट कर रोने लगती है। बेचारी यार, इंसिनरेटर यूज करने की वजह से रेग भी बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। बेहोशी के दौरान इसे एक सपना दिखाई देता है। इसके सामने लाइजा खड़ी होती है और इसे खाना ऑफर करती है पर जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि रिको को होश आ चुका है और नानाची के साथ खाना बना रही है। ये सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और रिको का बनाया गया खाना नानाची को बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। तभी खाना खाते हुए रिको को मिट्टी की याद आती है कि भाई मिट्टी कहाँ पर गई। नानाची, वो तुम्हारी रूममेट कहाँ है? ये सुनकर नानाची थोड़े समय के लिए चुप हो जाती है। तुम्हें मिट्टी के बारे में कैसे पता चला? दरअसल जब मैं बेहोश हो गई थी तो मैंने एक डरावना सपना देखा था। उस सपने के अंदर मुझे किसी की प्रेजेंस फील हुई। मुझे एक लड़की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो मुझसे हेल्प मांग रही थी पर तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे उस लड़की की सोल को आजादी मिल चुकी है। तभी मेरी आंखें खुल गई। अगले दिन नानाची रिको और रेग को एक हॉट स्प्रिंग में लेकर जाती है और बताती है कि इस गर्म पानी की वजह से रिको का शरीर और भी ज्यादा जल्दी रिकवर कर सकता है। रेग भी इसके साथ हॉट स्प्रिंग में चला जाता है। नानाची रिको के हाथ पर लगे हुए उन पैरासिटिक मशरूम्स को भी हटा देती है। रेग इसके हाथ को देखकर गिल्टी फील करता है और रिको से माफी मांगता है। मुझे माफ कर देना रिको, ये सब मेरी वजह से ही हुआ। पर रिको इसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि तुमने जो कुछ भी किया है रेग, मेरी जान बचाने के लिए किया था, तुम्हारा शुक्रिया। और कुछ ही देर में रिको
रिको का हाथ ठीक हो जाता है। रिको ननाची से रिक्वेस्ट करती है कि तुम हमारे साथ चलो लाइजा को ढूंढने के लिए। ननाची सोचती है और इनके साथ चलने के लिए मान जाती है। हाइड आउट को छोड़ने से पहले तीनों अपने अगले सफर के लिए जरूरी सामान इकट्ठा कर लेते हैं और एक गुब्बारे को ऊपर सरफेस की तरफ भेजते हैं, इस उम्मीद में कि सरफेस तक पहुंच जाएगा। और कुछ ही देर बाद ये बैलून सच में सरफेस के पास पहुंच जाता है और नेट और शिगी को मिल जाता है और इस मैसेज को देखकर समझ जाते हैं कि रिको और रेग बिल्कुल सही सलामत है। और 5वीं लेयर के ईडो फ्रंट के अंदर मौजूद बॉन्ड रोड एक बोर्ड के ऊपर मिट्टी और ननाची के लाइफ सिग्नल्स को देख रहा होता है। मिट्टी का लाइफ सिग्नल हमेशा के लिए बुझ जाता है और समझ जाता है कि ननाची ने मिट्टी को आजाद कर दिया है और इसे लगता है कि अब ननाची मिट्टी का बदला लेने इसके पास आने वाली है। अब रिको, रेग और ननाची अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। तीनों चौथी लेयर को क्रॉस करके एबिस के अंदर और भी गहराई में जाने लगते हैं। कुछ देर बाद ये लोग एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर फील्ड में पहुंच जाते हैं जो कि इटर्नल फॉर्चून फ्लावर्स से भरा हुआ होता है। ये नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है और ये वही एग्जैक्ट जगह होती है जिसे हमने रेग की मेमोरीज में देखा था। इसी जगह पर इसने लाइजा का ब्लेज रीप जमीन में गड़ा हुआ देखा था, जिसका मतलब है कि रेग रिको से मिलने से बहुत पहले ही यहाँ पर आ चुका था। तभी रेग और ननाची को लगता है कि इनके आसपास कोई है। रेग अलर्ट हो जाता है और उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने निकल पड़ता है। आगे जाते ही इसके सामने एक बहुत ही ज्यादा विशाल और खतरनाक सा दिखने वाला आदमी आ जाता है। ननाची इसे देखते ही पहचान जाती है और बताती है कि ये बॉन्ड रूट के अम्ब्रा हैंड्स में से एक है, यानी कि बॉन्ड रूट का एक तरह से असिस्टेंट है। ये बंदा रेग को देख लेता है पर इस पर हमला नहीं करता और बिना कुछ बोले कपड़े में लिपटा हुआ ब्लेज रीप इन्हें दे देता है, जिसे रेग ने अपने सफर के दौरान पहले खो दिया था। इसका बिहेवियर देखकर रेग को लगता है कि ये अच्छा इंसान है, पर इतना ज्यादा डरावना दिख रहा होता है कि रेग चाहकर भी इस पर भरोसा नहीं कर पाता और अलर्ट रहता है। अम्ब्रा हैंड बताता है कि ये फ्लावर फील्ड जितना ज्यादा खूबसूरत दिखता है उतना ही ज्यादा खतरनाक है। इस फ्लावर फील्ड में छोटे छोटे पैरासाइट बग्स हैं जो कि फूलों के बीच में इतनी अच्छे से छुपे होते हैं कि इन्हें देख पाना नामुमकिन होता है। और जैसे ही कोई केव रेडर इनके पास आता है, ये बग्स उसकी बॉडी पर हमला करके केव रेडर की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और उसके ऑर्गन्स के अंदर अपने लार्वास रखना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उस इंसान को दर्द होने लगता है, उसके सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं और आखिर में उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। ये सारे क्रीचर्स झुंड में हमला करते हैं और देखते ही देखते लाखों की तादाद में इकट्ठा हो सकते हैं। अम्ब्रा हैंड बताता है कि अगर कोई इंसान इनसे इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसे वापस ठीक करना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि लार्वास ऑर्गन्स के अंदर होते हैं जिन्हें बाहर निकालना नामुमकिन होता है। इसी वजह से ये बंदा इस खूबसूरत फ्लावर फील्ड को ही आग लगा देता है, क्योंकि अब यहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान को बचाया नहीं जा सकता था। और जाने से पहले रेग को एक जरूरी बात बताता है कि बॉन्ड रोड इन सभी का इंतजार कर रहा है और वो आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर अभी इनके पास कोई और चारा भी नहीं होता है, क्योंकि बॉन्ड रोड ने अपने बेस को छठी लेयर की एंट्रेंस के सामने ही बनाया हुआ था और अगर इन्हें एबिस के अंदर अपने सफर को जारी रखना है तो इन्हें बॉन्ड रोड से होकर गुजरना ही होगा। ये सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। 5वीं लेयर के डार्क और खड़ी चट्टानों को पार करके आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में इनकी मुलाकात एक अजीब से क्रीचर से भी होती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा क्या ही वही है। ये तीनों इसे काट कर बनाकर खा जाते हैं और खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और ननाची दोबारा से मिट्टी के बारे में सोचने लगती है और रेग को बताती है कि हम कभी नॉर्मल दोस्तों की तरह साथ में बैठकर खाना भी नहीं खा पाए और ना ही कभी कोई नॉर्मल जिंदगी जी पाए। शायद किसी दिन मुझे मिट्टी दोबारा से मिल जाए, मुझे उसकी बहुत ज्यादा याद आती है। एक लंबा सफर तय करने के बाद तीनों 5th लेयर के बिल्कुल नीचे बने ईडो फ्रंट की गेट के पास पहुंच जाते हैं। ये जगह एक बहुत ही एंशिएंट पुरानी साइट के ऊपर बनी होती है जहाँ बहुत समय पहले रहस्यमयी रिचुअल्स भी परफॉर्म किए जाते थे और इसके बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा सा चमकने वाला टावर खड़ा होता है जो कि छठी लेयर के अंदर जाने का रास्ता भी होता है। जैसे ही ये लोग ईडो फ्रंट के पास पहुंचते हैं तभी इनके सामने एक लड़की आ जाती है। ये लड़की इन्हीं की एज की लग रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये पहले से ही इनका इंतजार ही कर रही हो। आते ही इनका स्वागत करती है और इन सभी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। तीनों इसकी बात मान जाते हैं और इसके साथ चलने लगते हैं। ये लड़की इनसे सवाल पूछती है कि तुम लोग इतने नीचे तक कैसे आ गए और वो भी बिल्कुल सही सलामत। रेग इसे सब कुछ बताने लगता है पर ननाची रेग को चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि अभी इसे प्रुष्का पर जरा सा भी भरोसा नहीं होता है। इस लड़की का नाम है प्रुष्का। तभी प्रुष्का इन्हें बताती है कि बॉन्ड रोड इसके पिता हैं। ये सुनकर ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी बॉन्ड रोड भी इनके सामने आ जाता है और इसके गले में व्हाइट विसल होती है। इसके कुछ चमचे भी इसके साथ होते हैं और इन सभी के गले में ब्लैक विसल होती है। सरप्राइजिंगली ये बंदा इनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है और इन सभी का अच्छे से स्वागत करता है और ननाची को दोबारा से देखकर खुश भी होता है। लेकिन इसके बावजूद ननाची और इन सभी को इस पर भरोसा नहीं होता है। रेग का तो मन करता है कि इसी वक्त इसका सर फोड़ दे, पर ननाची इसे शांत रहने के लिए कहती है, क्योंकि ये बस एबिस के और अंदर जाना चाहते हैं और इसके साथ लड़ना खतरे से खाली नहीं। बॉन्ड रोड इन्हें बताता है कि छठी लेयर का एंट्रेंस हर किसी के लिए नहीं खुलता है। इस गेट को बस एक व्हाइट विसल ही एक्टिवेट कर सकता है। रिको के पास लाइजा की व्हाइट विसल जरूर थी, पर वो रिको के किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि गेट किसी और की विसल को एक्सेप्ट नहीं करता है। और अगर इसे अब 6th लेयर में जाना है तो इसे अपनी खुद की व्हाइट विसल चाहिए, जबकि अभी इसके पास बस एक रेड विसल होती है। अब इनके पास कोई और चारा नहीं बचता है। इसी वजह से कुछ टाइम के लिए यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं, पर बॉन्ड रोड जैसे इस खतरनाक बंदे के साथ रहना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है इनके लिए। कुछ ही देर में प्रुष्का और रिको की अच्छी दोस्ती हो जाती है। प्रुष्का बताती है कि मैंने आज तक सरफेस कभी देखा ही नहीं है और इसे ऊपर की दुनिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और ना ही इसने एबिस के नीचे की लेयर्स को कभी देखा था। और जब रिको इसे सारी चीजों के बारे में बताती है कि ऊपर कौन कौन सी लेयर्स हैं, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ इसकी बातों को सुनती है। सरफेस की छोटी छोटी बातें भी इसे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। कहानी सुनाते सुनाते रिको को नींद आ जाती है और वहीं पर सो जाती है। तभी ननाची की नजर रेग के हेलमेट पर बने हुए अजीब पैटर्न्स पर पड़ती है। ननाची बताती है कि ये मार्किंग्स दरअसल रेग की बॉडी के अंदर बची हुई इलेक्ट्रिसिटी को शो करती है और इन्हें देखकर इन्हें समझ आ जाता है कि रेग अपने इंसिनरेटर को बस 3 बार और यूज कर सकता है और उसके बाद इसकी सारी ताकत कंप्लीटली खत्म हो जाएगी और इसे दोबारा से खुद को रिचार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। और ननाची
नानाची इसे समझाती है कि अपने बचे हुए शॉट्स को ध्यान से यूज करना रेग। रात हो जाती है और सबके सो जाने के बाद नानाची ईडो फ्रंट को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाती है। सर्च करते करते अचानक से बॉन रूड इसके सामने आ जाता है, पर नानाची इससे डरती नहीं है, न ही भागती है और न ही इसे कुछ कहती है, और बॉन रूड भी इसे कुछ नहीं कहता है। इसी बीच रिको की आंख खुलती है। रिको देखती है कि नानाची गायब है। वॉशरूम ढूंढते ढूंढते ईडो फ्रंट के अंदर घूमना शुरू करती है, पर इसे हर एक डोर लॉक मिलता है और सिर्फ एक ही रास्ता खुला होता है जो कि ऊपर जा रहा होता है, कुछ सीढ़ियों के जरिए से। पर अगर ये इन सीढ़ियों पर चढ़ेगी तो इसे 5वीं लेयर के कर्ज का सामना करना होगा। पर रिको को कुछ ज्यादा ही प्रेशर आया होता है, इसी वजह से डिसाइड करती है कि ये धीरे धीरे से ऊपर चढ़ेगी। मुझे धीरे धीरे चलना चाहिए, शायद इससे एबिस का कर्ज मुझ पर काम नहीं कर पाएगा। और कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही इसका बैलेंस बिगड़ने लगता है, इसे चक्कर आने लगते हैं और अगले ही पल इसके मुंह से खून आने लगता है और देखती है कि इसके कुछ दांत टूट चुके हैं। थोड़ी और आगे चलकर इसे एक डरावना हेलुसिनेशन दिखाई देता है, जिसमें से लगता है कि इसका पूरा शरीर टुकड़ों में टूटकर बिखरता जा रहा है और अगले ही पल बेहोश होकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी प्रुष्का इसके पास आती है और रिको को बेहोश पड़ा हुआ देखकर हैरान हो जाती है और जल्दी से इसे उठाती है। रिको को होश आता है। तुम ऊपर क्यों गई? मैंने तुम्हें मना किया था ना, 5वीं लेयर का कर्ज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ती जाती तुम्हारी पेन फील करने की एबिलिटी भी खत्म होने लग जाती। इसी वजह से तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारे दांत कब टूट गए और तुम्हारे शरीर पर बहुत सारे कट्स भी लग गए थे। पर चलो शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। अब दोबारा ऊपर मत जाना। और हाँ, इसी वजह से ये सारे डोर्स लॉक रहते हैं ताकि कोई ऊपर न चला जाए। प्रुष्का रिको को अपना सबसे पुराना दोस्त दिखाती है। ये होता है इसका क्यूट सा पेट मेनिया, जो कि बॉन रूड ने इसे गिफ्ट में दिया था। रिको हैरान रह जाती है जब देखती है कि मेनिया बिना किसी प्रॉब्लम की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है। इस पर 5वीं लेयर के कर्ज का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा होता है। प्रुष्का बताती है कि कर्ज उन सेंसेस को इफेक्ट नहीं कर सकता है जिस पर कोई क्रीचर डिपेंड ही नहीं करता है। मेनिया दुनिया को बिल्कुल अलग तरीके से देखता है, इसकी आंखें वगैरह नहीं है और दुनिया को अलग तरीके से फील करता है। इसी वजह से एबिस का कर्ज इस पर काम नहीं करता है। प्रुष्का रिको को भी एक तरीका समझाती है कि अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो तुम्हें अपनी ज्यादातर सेंसेस को इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा और बस मेनिया की मूवमेंट्स को फॉलो करती जाओ। और यहाँ नानाची को बॉन रूड से एक सच के बारे में पता चलता है। प्रुष्का इसकी असली बेटी नहीं है बल्कि गोद ली हुई बेटी है और नानाची को अपने साथ दोबारा से काम करने का ऑफर देता है। मेरी रिसर्च अपने फाइनल स्टेज तक पहुंच चुकी है और मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार दोबारा से मेरा टेस्ट सब्जेक्ट बनो। प्लीज मेरे साथ दोबारा से काम करो। नानाची इसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, पर एक कंडीशन पर। तुम्हें रेग और रिको को बिना कोई नुकसान पहुंचाए यहाँ से सेफली जाने देना होगा। क्या तुम वादा करते हो कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे? अरे मुझे माफ करना, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस बंदे ने अपने अम्ब्रा हैंड्स को रेग के पास भेज दिया था। रेग की आंख खुलती है और रेग को पकड़ लेते हैं। इसके शरीर का एक एक हिस्सा खोल खोल कर चेक किया जाता है। रेग ये देख कर हक्का बक्का रह जाता है। इसका हाथ भी काट लिया जाता है ताकि इसके इंसिनरेटर की टेक्नोलॉजी को एग्जामिन किया जा सके। रेग के ब्लड सैंपल्स को भी लिया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि ये रोबोट कैसे बना। रेग दर्द से तड़प रहा होता है। तभी नानाची यहाँ पर आ जाती है और बिना टाइम वेस्ट किए रेग को यहाँ से छुड़ा कर लेकर जाती है। इसके बाद नानाची, रिको और रेग मिलकर यहाँ से भागने का प्लान तैयार करते हैं। नानाची रिको को सब कुछ बता देती है कि उन लोगों ने रेग के साथ क्या क्या किया और ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। प्रुष्का भी यहाँ पर आ जाती है और इनकी सारी बातें सुन लेती है और प्रुष्का भी इनके साथ जाना चाहती है क्योंकि इसका सपना था कि ये इन तीनों के साथ एबिस की बाकी के लेयर्स को एक्सप्लोर करे, पर इनके साथ नहीं जा पाती है कुछ रीजंस की वजह से और तीनों ईडो फ्रंट से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। रेग अभी तक एक्सपेरिमेंट्स की वजह से बुरी तरह से घायल होता है और जब तक ये रिकवर कर रहा होता है नानाची समझ जाती है कि बॉन रूड बहुत ही जल्दी इनके पास आ जाएगा इन्हें ढूंढते हुए। इसी वजह से ये दोनों मिलकर उसे हराने का एक प्लान तैयार करने लगते हैं और तभी बॉन रूड अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है। रिको जल्दी से ब्लेज रीप को एक्टिवेट करती है और इसका यूज करके बॉन रूड पर हमला कर देती है। बॉन रूड के ज्यादातर असिस्टेंट्स मारे जाते हैं। बॉन रूड को कुछ नहीं होता क्योंकि इसके पास भी एक खतरनाक वेपन होता है बिल्कुल रेग के जैसा। तभी रेग को होश आता है और रिको, रेग और नानाची तीनों मिलकर अलग अलग दिशाओं से बॉन रूड पर हमला करते हैं और इसे बुरी तरह से पीट देते हैं। इसके शरीर को इन्फेक्ट तक कर देते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगता है कि अब बॉन रूड मारा जा चुका है। पर तभी अचानक से इसका एक अम्ब्रा हैंड जिंदा हो जाता है और इसके हेलमेट के पास आता है। ये आदमी जैसे ही इसके हेलमेट को खींचता है और उसे पहनता है, अगले ही सेकंड ये खुद बॉन रूड बन जाता है। ये देखकर रिको, रेग और नानाची हैरान रह जाते हैं। इन्हें समझ ही नहीं आता कि भाई ये दोबारा जिंदा कैसे हो गया। इससे पहले कि रेग कुछ समझ पाता, बॉन रूड इस पर हमला कर देता है और अभी इसके पास प्रुष्का भी मौजूद होती है। ये बंदा रिको पर भी एक खास पॉइजन का यूज कर देता है। रिको बेहोश हो जाती है और एक अम्ब्रा हैंड के अंदर मेरी ही कॉन्शियसनेस मौजूद है। अगर मेरा एक शरीर खत्म हो जाता है तो मैं उसे किसी दूसरा अम्ब्रा हैंड की बॉडी में ट्रांसफर करके खुद को दोबारा से जिंदा कर सकता हूँ। तुम्हारे गहरे प्यार की वजह से ही तुम एबिस के कर्ज को सर्वाइव कर गई और आज पूरी तरह से बदल चुकी हो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे प्रुष्का के साथ अपनी रिसर्च के फाइनल स्टेज को पूरा करना होगा। और बॉन रूड यहाँ से चला जाता है। यहाँ रिको बेहोशी में एक सपना देखती है और इसके माइंड में प्रुष्का के साथ बिताए गए सारे क्यूट मोमेंट्स चल रहे होते हैं। दोनों बस 5 घंटों के लिए ही साथ थे और इतने कम टाइम में ही ये लोग बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। पर तभी अपने सपने में ये देखती है कि बॉन रूड प्रुष्का के कुछ बॉडी पार्ट्स को काटने की तैयारी कर रहा होता है, इस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए। इस सपने को देखकर रिको बुरी तरह से घबरा जाती है और इसे लगता है कि प्रुष्का की जान खतरे में है और उसे बचाना होगा। रिको को होश आता है और पागलों की तरह प्रुष्का को बचाने के लिए आगे जाने लगती है। रेग इसे संभालता है। तभी रिको इन दोनों से पूछती है कि भाई हमने उस पर इतने सारे हमले किए थे लेकिन इसके बावजूद वो बंदा जिंदा कैसे है। और रिको समझ जाती है कि ये सब कुछ ज़ोहॉलिक की वजह से हो रहा था। ये एक रेलिक होता है जो कि किसी भी इंसान की कॉन्शियसनेस को किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है और बॉन रूड का हेलमेट उसे इसी रेलिक की पावर को अम्ब्रा हैंड्स के ऊपर यूज करने की काबिलियत देता है। इसी वजह से जब भी उसका एक शरीर खत्म हो जाता था तो किसी और अम्ब्रा हैंड की बॉडी के अंदर चला जाता है। तीनों एक प्लान बनाते हैं। रिको और नानाची ज़ोहॉलिक को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे और रेग ईडो फ्रंट
के मेन पावर सोर्स की तरफ जाएगा और इसका प्लान खुद को दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रिचार्ज करना था, क्योंकि इसके सारे इंसिनरेटर्स खत्म हो चुके हैं। अगर रेग दोबारा से रिचार्ज हो जाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि इसकी सारी मेमोरीज दोबारा से मिट जाएं, जैसा कि पहले हुआ था। लेकिन इसके बावजूद रेग इस रिस्क को लेने का डिसाइड करता है। कुछ देर बाद रिको और नानाची दोबारा फोर्ट्रेस के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर रेग ईडो फ्रंट के बाहर पहुंच जाता है। खुद को रिचार्ज करने के लिए रेग सीधा खुद को उस पावर सोर्स के साथ कनेक्ट कर देता है, जिसके अंदर 1000 वोल्ट्स की बिजली चल रही होती है। एक ही सेकंड में इसके शरीर के अंदर बहुत सारी एनर्जी भर जाती है और रेग बेहोश हो जाता है। और जैसे ही रेग दोबारा से अपनी आंखें खोलता है तो रेग पूरी तरह से बदल चुका होता है और पहले से कई ज्यादा वायलेंट, कई ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा डरावना लगने लग जाता है। और तभी अचानक से पूरे ईडो फ्रंट की लाइट्स बंद हो जाती हैं और समझ जाते हैं कि रेग पावर सोर्स तक पहुंच चुका था। इसी बीच रिको और नानाची की मुलाकात रुष्का के पेट मेनिया से होती है। मेनिया इन्हें एक रूम के अंदर लेकर जाती है। नानाची तुरंत पहचान जाती है ये वही जगह थी जहाँ इसके साथ रहने वाले सभी बच्चे एक एक करके एक्सपेरिमेंट्स का शिकार हो गए थे। और नानाची बताती है कि बॉन्ड रोड बच्चों की बॉडी से स्किन और बाकी अननेसेसरी ऑर्गन्स बाहर निकाल देता था और उनके शरीर को जबरदस्ती कंप्रेस करके सूटकेस जैसे कंटेनर्स के अंदर बंद कर देता था, जिन्हें कार्ट्रिजेस कहा जाता था। और इनके अंदर बंद होने के बावजूद भी वो बच्चे जिंदा रहते थे। वो सोच सकते थे, हर दर्द को फील कर सकते थे और खुशी भी महसूस कर सकते थे, पर अब वो इंसान नहीं रहे थे। और ये सारे कार्ट्रिजेस उन्हीं क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट था जो कि बॉन्ड रोड ने किए थे। तभी बॉन्ड रोड यहाँ पर आ जाता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। अच्छा ये कार्ट्रिजेस, हाँ रुको मैं तुम्हें कुछ और भी बताता हूँ। बॉन्ड रोड इन दोनों को लाइफ रेवरबेटिंग स्टोन के बारे में बताता है। व्हाइट वेसल्स को इन्हीं स्पेशल स्टोन्स के थ्रू बनाया जाता है और बताता है कि ये जगह कोई आम जगह नहीं है। काफी समय पहले यहाँ पर एक एंशिएंट रिचुअल साइट हुआ करती थी जहाँ लोगों की बलि दी जाती थी और उन्हीं सेक्रीफाइसेस की वजह से लाइफ रेवरबेटिंग स्टोन्स बना करते थे, जिन्हें बाद में व्हाइट वेसल्स में बदल दिया जाता था। और ज़ोहलिक को हासिल करने के बाद मैंने अपने असली शरीर को भी सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि अपनी खुद की एक व्हाइट वेसल पा सकूं। और इसी दौरान मुझे एक और चीज के बारे में पता चला, अगर कोई इंसान मुझसे प्यार करता हो, दिल से मेरी इज्जत करता हो, तो उस इंसान को भी कार्ट्रिज में बदला जा सकता है। अगर बॉन्ड रोड किसी ऐसे एक बच्चे को कार्ट्रिज में बदलता है जो कि इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो इसे ब्लेसिंग ऑफ द एबिस मिल जाती है। और इसकी वजह से जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो एबिस का कर्स इसके खुद के शरीर पर काम नहीं करता, बल्कि उन बच्चों पर करता है जो कि उस कार्ट्रिज के अंदर कैद होता है। सारी पेन और सफरिंग को उस सूटकेस में बंद हो रखे बच्चे को सहना पड़ता है और इस ब्लेसिंग ऑफ एबिस की वजह से इसे इंस्टेंट हीलिंग एबिलिटीज भी मिल जाती हैं। रिको और नानाची बुरी तरह से घबरा जाते हैं और तभी रेग यहाँ पर आ जाता है। पर इस बार रेग पहले जैसा नहीं लग रहा था। इसकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है और बहुत ही खतरनाक सा दिख रहा होता है। रेग आते ही बॉन्ड रोड पर हमला कर देता है और इस मौके का फायदा उठाकर रिको ज़ोहलिक को ढूंढने के लिए निकल जाती है। रास्ते में इसे ये मिल जाता है, पर प्रॉब्लम ये थी कि इतनी बड़ी चीज को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए। तभी अचानक से रेग अपने इंसिनरेटर को ऑन करता है और इतनी जबरदस्त पावर के साथ फायर करता है कि पूरा ईडो फ्रंट इस बार लगभग तबाह हो जाता है। किसी तरह से रिको और नानाची खुद को इस ब्लास्ट से बचाते हैं। रेग नॉर्मल होने लगता है। रेग नानाची के पास आता है और इसे एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाता है और बताता है कि जब ये रिचार्ज हो रहा था तब इसने अपने अंदर बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस को महसूस किया था और उन सब में से एक प्रेजेंस ने इसकी बॉडी पर कंट्रोल पा लिया था। इन्हें रिकवर होने का मौका भी नहीं मिलता है कि तभी बॉन्ड रोड यहाँ पर दोबारा से आ जाता है और इस बार रेग को पीछे से पकड़कर ईडो फ्रंट के नीचे बने एक गहरे से गड्ढे के अंदर ले जाता है। ये वही जगह होती है जहाँ बॉन्ड रोड उन सभी बच्चों को फेंक देता था जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया करता था और ये सब के सब बच्चे भी मिट्टी जैसे बन चुके होते हैं। रेग इन्हें देखकर घबरा जाता है और बॉन्ड रोड और रेग के बीच में एक खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर खतरनाक हमले करते जाते हैं, पर जब तक ज़ोहलिक जिंदा होता है तब तक बॉन्ड रोड को जान से मार पाना नामुमकिन होता है। और जब इसे लगता है कि ये रेग से नहीं जीत पाएगा और ये बहुत गहराई में आ चुका है और अब इसे ऊपर जाना होगा, तो एक एक करके अपने कार्ट्रिजेस को यूज करना शुरू करता है। बॉन्ड रोड इन कार्ट्रिजेस को एक शील्ड की तरह यूज करने लग जाता है और जब ये एबिस के ऊपर जाएगा तो कर्स का सारा डैमेज इसकी बॉडी को नहीं होगा, बल्कि इन सभी कार्ट्रिजेस में मौजूद उन बच्चों को होगा। तेजी से ऊपर जाता रहता है और जैसे ही सारे कार्ट्रिजेस खत्म हो जाते हैं, ब्लेसिंग ऑफ एबिस की वजह से इसका पूरा शरीर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक बहुत बड़े क्रीचर में बदल जाता है जिसकी पूरी बॉडी पर फर लगे होते हैं और इसके बहुत बड़े बड़े पंजे भी आ जाते हैं। रेग बुरी तरह से डर जाता है। तभी अचानक से एक कार्ट्रिज पर मेनिया की नजर जाती है। मेनिया अचानक से रोते हुए इसकी तरफ भागना शुरू कर देती है और इसे सूंघती है। पहचान जाता है कि ये पुरुषका है। बॉन्ड रोड ने उसे भी कार्ट्रिज में बदल दिया और उस छोटे से सूटकेस के अंदर बंद होने के बावजूद भी पुरुषका जिंदा थी और मेनिया इसके पास बैठी होती है। इसे सब कुछ फील हो रहा होता है कि अभी पुरुषका कितने ज्यादा दर्द में है और पुरुषका के साथ एक्सपेरिमेंट्स करके इसने जो भी किया था इसे ये सारा कुछ याद था। बॉन्ड रोड ने इसका दिमाग निकाल लिया था और इसके सारे अननेसेसरी ऑर्गन्स को कचड़े में फेंक कर पुरुषका को इसका चेहरा दिखाता है और ये पागलों की तरह चिल्लाने लगती है जैसे इसका दिमाग ही निकल चुका हो। दरअसल बॉन्ड रोड ने पुरुषका को एबिस के अंदर ही कहीं ढूंढा था। एबिस के कर्ज की वजह से इसकी हालत बहुत खराब थी तब, और बॉन्ड रोड ने इसका यूज करने का डिसाइड किया। इसके प्यार का इस्तेमाल किया ताकि इसे ब्लेसिंग ऑफ द कर्स में बदलकर यूज कर सके। बॉन्ड रोड ने धीरे धीरे इसे ठीक किया, इसे काफी प्यार से रखा था और इसने मेनिया को इसे गिफ्ट में दिया था ताकि पुरुषका कभी अकेला फील ना करे। रेग और रिको के साथ बिताया गया वो थोड़ा सा पल ही इसकी जिंदगी का पहला और आखिरी सबसे खूबसूरत लम्हा था जब इसने अपनी ही एज के बच्चों के साथ दोस्ती की थी। और अब पुरुषका बस एक खून से लथपथ कार्ट्रिज बनकर रह गई थी। ये सब देखकर रिको और रेग बुरी तरह से टूट जाते हैं। इन्हें यकीन ही नहीं होता कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। रेग इस पर इंसिनरेटर का इस्तेमाल करता है पर ये बंदा इसे अपने हाथों से ही टॉर्च कर जाता है। बॉन्ड रोड रेग को जकड़ लेता है और इसके शरीर को अंदर से खोलना शुरू करता है। तभी रिको रेग के उसी कटे हुए हाथ का यूज करती है जिसमें अब भी इंसिनरेटर लगा हुआ था। दूर से एम लगाकर इंसिनरेटर को फायर
फायर कर देती है। अगले ही पल एक जबरदस्त ब्लास्ट सीधा बॉन्डरूड को जाकर लग जाता है। ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसकी पूरी बॉडी वेपराइज हो जाती है और बॉन्डरूड मारा जाता है। पर सबसे हैरानी वाली बात ये होती है कि ये बंदा हारने के बाद भी बिल्कुल भी उदास नहीं था, उल्टा काफी खुश नजर आ रहा था और बोलता है कि नानाची से दोबारा मिलकर और रिको और रेग जैसे लोगों से फाइट करके मुझे खुशी हुई। इसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि ये बंदा वैसे तो अच्छा है पर अपनी रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव है और उसे आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ तक कि अपनी अडॉप्टेड बच्ची प्रुष्का को भी इसने जान से मार डाला सिर्फ अपनी रिसर्च के लिए। और मरने से पहले बॉन्डरूड इन सभी को इनके आगे के सफर के लिए विश करता है। क्या अजीब आदमी है भाई। पर नानाची इसे माफ नहीं कर पाती। प्रुष्का को वापस लाने का कोई तरीका नहीं बचा था। रिको बुरी तरह से रोने लगती है और प्रुष्का को बहुत ज्यादा मिस करती है। पर तभी प्रुष्का की कार्ट्रिज के अंदर से एक व्हाइट कलर का लाइफ रेबरवेटिंग स्टोन बाहर निकल जाता है। ये वही स्पेशल स्टोन होता है जिसका यूज करके व्हाइट विसल्स को बनाया जाता है और ये स्टोन रिको का व्हाइट विसल बन जाता है। और अब फाइनली रिको के पास वो व्हाइट विसल आ चुकी थी जिसकी हेल्प से ये लोग 6th लेयर के अंदर जा सकते हैं। रिको, रेग और नानाची तीनों ईडो फ्रंट के बीच बने इस बड़े से टावर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। रिको अपनी नई व्हाइट विसल को जोर से ब्लो करती है। जैसे ही आवाज गूंजती है टावर रिएक्ट करता है और 6th लेयर का गेटवे एक्टिव हो जाता है। ये सभी लोग अंदर चले जाते हैं और एबिस की गहराइयों में जाने लगते हैं। पर इन सभी से एक गलती हो चुकी है। इन लोगों ने ज़ूहॉलिक और बॉन्डरूड के हेलमेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया था जिसकी वजह से बॉन्डरूड अभी भी जिंदा होता है और इन्हें जाते हुए देख रहा होता है। और ये तीनों इस आंख जैसे दिखने वाले व्हीकल के अंदर बैठकर सी ऑफ कॉर्प्सेस को क्रॉस करते हुए इन्हें 6ठी लेयर के एंट्रेंस तक ले आता है। और अब इनके साथ एक नया साथी मेनिया भी जुड़ चुका है। इसी के साथ रिको, रेग और नानाची 6ठी लेयर के अंदर आ जाते हैं और इस जगह को द कैपिटल ऑफ द अनरिटर्न्ड भी कहा जाता है। यहाँ चारों तरफ खंडर फैले होते हैं और ऐसे रूमर्स भी हैं कि इसी को असली गोल्डन सिटी कहा जाता है। अब रिको, नानाची और रेग इस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं और एक्सप्लोर करते हुए इन्हें मिजुसाकु नाम के एक क्रीचर का घोंसला मिल जाता है। लाइजा के नोट्स के अकॉर्डिंग इस क्रीचर के ताजा दिए गए अंडे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए रिको इनमें से कुछ अंडों को उठाने लगती है। तभी अचानक बाहर लावा की बारिश होनी शुरू हो जाती है। जहरीली गैसेस भी फैलने लगती हैं। ये सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। ये सब लोग एक सेफ जगह पर जाकर छिप जाते हैं और उन मिजोजेक्स के अंडों को पकाने लगते हैं। रिको को अपने ऑर्फनेज की याद आ जाती है और नानाची से अपने लिए एक चिट्ठी लिखने को कहती है और इस चिट्ठी को एक गुब्बारे के जरिए सरफेस की तरफ भेज देते हैं। पर ये गुब्बारा ज्यादा ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाता है और रास्ते में ही कुछ मॉन्स्टर्स इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर रिको का दिल टूट जाता है क्योंकि इस मैसेज को 0 तक पहुंचाने के लिए रिको काफी ज्यादा एक्साइटेड थी कि 6th लेयर तक पहुंच चुकी है। अभी सब लोग सोने लगते हैं। जब नानाची की आंख खुलती है तो देखती है कि जो चिट्ठी इन लोगों ने पहले अभी भेजी थी ये किसी तरह से वापस आ चुकी है और इस बार इस चिट्ठी के ऊपर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। तभी रिको उठ जाती है और नोटिस करती है कि इसकी प्रुष्का गायब हो चुकी है, यानी कि वो व्हाइट विसल। और ये सब लोग व्हाइट विसल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मेनिया अपने सूंघने की ताकत का यूज करके इन्हें रास्ता दिखाती है और ये सब के सब इसी के पीछे चल पड़ते हैं। रास्ते में 2 छोटे-छोटे क्रीचर्स मिलते हैं जिनके पिछवाड़े को सील दिया गया था। रेग इसको खोलता है। ये क्या भाई, ब्लर करना पड़ेगा यार। इसके अंदर इन्हें कुछ बाल मिलते हैं। ये बाल रिको और नानाची के हैं, पर इनके बालों को निकाला किसने और इनके पिछवाड़े में क्यों डाल दिया था भाई? इन्हें कुछ समझ नहीं आता और इन्हें पता तक नहीं चला कि भाई इनके बाल चुरा लिए गए थे। थोड़ी आगे चलने के बाद इन्हें जमीन पर कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं और उनको फॉलो करके एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो किसी विशाल क्रीचर की लाश के जैसा दिखाई दे रहा था। इन सभी के सामने एक ब्रिज होता है और इस ब्रिज के गेट पर वही निशान बना होता है जो कि इनकी चिट्ठी पर भी दिखाई दिया था। ये लोग अंदर जाते हैं पर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचते हैं इन्हें अपने सामने एक गाँव दिखाई देता है जहाँ चारों तरफ अजीब दिखने वाले ये म्यूटेंट क्रीचर्स होते हैं। तभी इनमें से एक क्रीचर इनके सामने आता है। ये क्रीचर इंसानों की भाषा बोल सकता था और अपना नाम माजे काजा बताता है। रिको इससे पूछती है कि क्या तुम्हें प्रुष्का के बारे में कुछ मालूम है क्या? मेरी व्हाइट वेसल चुरा ली है किसी ने। काजा इन्हें अपने पीछे आने के लिए कहता है और बताता है कि अभी तुम जिसे ढूंढ रहे हो यानी कि उस व्हाइट वेसल को, वो इस वक्त ज्वेलरी शॉप में है। इस गांव के अंदर एबिस का कर्ज मौजूद नहीं होता है और इस जगह पर काफी ज्यादा अजीब म्यूटेंट क्रीचर्स रहते हैं। ये सब लोग उस ज्वेलरी शॉप पर पहुंच जाते हैं पर अंदर का नजारा देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये म्यूटेंट क्रीचर प्रुष्का यानी कि इस व्हाइट वेसल को रिफाइन कर रहा होता है, इसकी शेप वगैरह चेंज कर रहा होता है। रेग आगे बढ़ता है इसे रोकने के लिए पर रिको रेग को रोक देती है। नहीं रेग, रुक जाओ, मुझे लगता है ये इंसान प्रुष्का को ठीक कर रहा है। काजा इन्हें बताता है कि प्रुष्का जैसे इन पत्थरों को प्रॉपर्ली यूज करने के लिए पहले रिफाइन किया जाता है, तभी इनकी असली ताकत पूरी तरह से जाग पाती है। रिको को भी इसकी बात सही लगती है और फिलहाल के लिए प्रुष्का को रिफाइन होने के लिए छोड़ देते हैं और काजा के साथ इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। काजा इन्हें गाँव की मार्केट प्लेस को दिखाता है और बताता है कि इस गाँव में हर एक चीज को वैल्यू के अकॉर्डिंग खरीदा जाता है। यहाँ हर एक चीज की अपनी एक वैल्यू है और तुम्हें अगर कुछ खरीदना है तो उतनी ही वैल्यूएबल चीज तुम्हें देनी भी होगी, यानी कि वही बार्गेन वाला सिस्टम, बार्टर सिस्टम। काजा बताता है कि यहाँ पर रहने वाले ये ज्यादातर म्यूटेंट क्रीचर्स पहले केव रेडर्स हुआ करते थे। इनका सपना था एबिस को जीतना, पर 6th लेयर तक पहुंचने के बाद दोबारा कभी ऊपर नहीं जा पाए और इन सब ने यहीं पर रहने का फैसला किया। रिको कुछ पुराने रखे हुए रेलिक्स को देखने लगती है। तभी इसकी नजर लाइजा के एक लेटर पर जाती है पर शॉपकीपर जल्दी से इसे खींच लेता है और बोलता है कि ये बहुत कीमती है, फ्री में नहीं है ये। अरे ये मेरी मॉम का है, प्लीज मुझे इसे दे दो। अगर तुम्हें ये बनना चाहिए तो तुम्हें बदले में अपनी कोई कीमती चीज देनी होगी। यहाँ चीजों को पैसे में नहीं खरीदा जाता है। यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू खुद इंसानों की होती है, उनके बॉडी पार्ट्स की होती है। तुम अपनी आंखें दे सकती हो, अपनी चमड़ी दे सकती हो या अपने हाथ पैर भी दे सकती हो। मैं तो तुम्हें पूरा का पूरा खरीदना भी पसंद करूंगा, एक वेसल के तौर पर रिको इसके लिए साफ मना कर देती है। काजा नोटिस करता है कि रिको सच में इस लेटर को लेना चाहती है क्योंकि इसकी मॉम का है, इसलिए दुकानदार से नेगोशिएट करके किसी तरह से इस लेटर को ले ही लेता है। मार्केट को घूमते हुए रिको हर एक चीज को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ देख रही होती है। इस गांव के नियम बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। यहाँ कोई भी किसी की भी वैल्यू को जबरदस्ती नहीं छीन सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। तभी अचानक से काफी सारे गांव वाले इन्हें घेर लेते हैं। क्या आप सब लोग भी मेरी तरह यहाँ पर एडवेंचर करने आए थे पर आप यहीं पर फंस कर रह गए हो? मुझे माफ कीजिएगा,
मैं यहाँ रुक नहीं सकती, पर आपसे मिलकर अच्छा लगा। इनमें से एक बंदा मेनिया को जबरदस्ती पकड़ लेता है और इसे जोर से दबाने लगता है। मेनिया चिल्लाने लगती है और बेहोश हो जाती है। रिको घबरा जाती है। मेनिया, तुमने इसे मार दिया, तुम बहुत बुरे हो। रिको भी रोने लगती है और अभी क्योंकि इस क्रीचर ने मेनिया को परेशान किया है तो इस गांव का बैलेंसिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और कुछ ब्लैक लिक्विड जैसे क्रीचर्स यहाँ पर आकर इस बंदे को पकड़ लेते हैं। इन क्रीचर्स को बैलेंसिंग कहा जाता है और इनका काम होता है कि जिस किसी ने भी किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाया है उतनी ही वैल्यू उस बंदे से जबरदस्ती खींचकर वापस लेकर विक्टिम को दी जाए। इस बंदे को अंदर से खोलना शुरू कर देते हैं और इसकी सारी चीजों को छीन लिया जाता है और इसके बॉडी पार्ट्स भी लेने लगते हैं और इससे उतनी ही वैल्यू वसूली जाती है जितना इसने मेनिया को नुकसान पहुंचाया था और ये सब कुछ उस इंसान को दे दिया जाता है जिसके साथ इसने गलत किया था। ननाची काजा से पूछती है कि भाई तुमने हमारा व्हाइट वेसल भी तो चुराया था, रुष्का को किसी की चीज चुराना भी तो एक क्राइम होता है, तो तुम्हें सजा क्यों नहीं दी गई? पर काजा बताता है कि वो चीज यहाँ की नहीं थी, उसे बाहर से लेकर आया गया था और बाहर से आई हुई चीजों को इस विलेज की पावर प्रोटेक्ट नहीं करती है। और काजा रिको से कहता है कि तुम इस गाँव में बिल्कुल सेफ हो क्योंकि अब पूरे गाँव को पता चल चुका है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हो। इसी वजह से अब कोई भी तुम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा और अगर किसी ने ऐसा किया तो बैलेंसिंग उसे छोड़ेगा नहीं। बैलेंसिंग से मिली हुई वैल्यू का यूज करके रिको और इसके सभी दोस्त एक जगह को किराए पर ले लेते हैं ताकि आराम से रेस्ट कर सके। इन सभी को कुछ खाना सर्व किया जाता है। खाना काफी ज्यादा टेस्टी होता है पर कुछ देर बाद ही रिको का पेट खराब हो जाता है और बार बार वॉशरूम जाती रहती है। मुझे लगता है इसका पूरा दिन बाथरूम में ही जाने वाला है, कितना खाती है ये। तभी बाहर इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक से बहुत ज्यादा शोर मचने लग जाता है। ये दोनों काजा के पास जाते हैं और इससे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रखा है और ये सारे गाँव वाले कहाँ जा रहे हैं? ये सब के सब लोग पापुता को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो बहुत कम दिखाई देती है और हमेशा गुस्से में रहती है। रेग और नानाची को शक होने लगता है कि पुरुष्का को उसी ने चुराया होगा। नानाची सोचती है रिको और मेनिया को अकेला छोड़ना सही नहीं रहेगा, इसलिए रेग से कहती है कि जाकर फापुता के बारे में पता लगाओ, तब तक यहीं पर रहकर रिको और मेनिया का ध्यान रखेगी। रेग इसकी बात मान जाता है और फापुता को मिलने के लिए चला जाता है। रेग के जाने के बाद नानाची काजा से पूछती है कि भाई यहाँ पर पीने का पानी कहाँ मिलेगा? काजा को फापुता को देखने जाना होता है पर फिर भी इसके साथ चल पड़ता है। यहाँ रेग भीड़ के बीच में से रास्ता बनाते हुए आखिरकार फापुता के सामने पहुंच जाता है। इसे प्रिंसेस ऑफ द हॉलोज कहा जाता है और इससे पहले कि रेग इसे हेलो बोल भी पाता, फापुता इसके ऊपर चढ़ जाती है और ऐसा लग रहा होता है कि फापुता रेग को पहले से जानती है और रेग को भी अपनी मेमोरीज में कुछ दिखाई देता है और इसे भी लगता है कि ये पहले इससे मिल चुका है। और इससे पहले कि रेग इन चीजों को समझ पाता, फापुता रेग को उठाकर यहाँ से दूर ले जाती है क्योंकि फापुता नहीं चाहती थी कि गाँव वाले इसके और रेग के बीच में आए और इसे एक छोटी सी गुफा में लेकर जाती है। रेग को अब भी लग रहा होता है कि इसका फापुता से कोई पुराना रिश्ता है। फापुता इसकी बॉडी को देखने लगती है। तुम मेरी रेग हो ना? क्या मैं तुम्हारा रेग? मैं तुम्हारा कब से हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? रेग नाम तो मुझे रिको ने दिया था, तो तुम मेरा नाम पहले से कैसे जानती हो? रेग इसे पीछे हटाता है और यहाँ से वापस जाने का फैसला करता है और फापुता को अकेला छोड़ देता है। पर अभी भी रेग के दिमाग में वो सारी बातें घूम रही होती हैं जो कि फापुता ने इससे कही होती हैं। और रेग को लगता है कि इसके भूले हुए अतीत का सच इसे इसी जगह पर मिल सकता है। कौन है और ये कहाँ से आया है और इसके पास्ट में इसके साथ क्या हुआ था? तभी घूमते हुए अचानक से एक ड्रैगन इस पर अटैक कर देता है। इसे मदर ऑफ पील ड्रैगन भी कहा जाता है और ये गुस्से में आकर रेग को एक पहाड़ी से नीचे गिर देता है। तभी फापुता का एक रोबोट अपने हाथ को एक्सटेंड करके रेग की जान बचा लेता है। रेग इसका शुक्रिया अदा करता है। ये रोबोट इसे फापुता के पास नहीं लेकर जाता बल्कि इसे सीधा गाँव की तरफ लेकर जाने लगता है और रास्ते में रेग को एक बहुत बड़ा राज बताता है। जिस गुफा में तुम लोग थे वहाँ बहुत खतरनाक बीस्ट थे और उन सभी से तुम्हारी जान बचाने के लिए फापुता ने एक रिचुअल किया था। बच्चे, उनका संबंध उन्हीं दो छोटे क्रीचर्स के साथ था जिनके पीछे वाले हिस्से को सिल दिया गया था ताकि तुम्हें और तुम्हारे सभी दोस्तों को सुरक्षित रख सके। अरे मैं तो तुम्हें मेरा नाम बताना ही भूल गया। मैं हूँ काबरून। मैं एक इंटरफेरेंस यूनिट हूँ। मैं एक ऐसी मशीन हूँ जिन्हें दूसरों को ऑब्जर्व करने, उनके साथ बातचीत करने और नई नई चीजों को सीखने के लिए बनाया गया था। तुम्हारा शरीर काफी हद तक हमारी तरह एक इंटरफेरेंस यूनिट के जैसा ही है, पर हमें तुम्हारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम कौन हो तो तुम्हें इसका जवाब अब इसकी गहराइयों में मिल जाएगा। यहाँ दूसरी और पेट दर्द से ठीक होने के बाद रिको रेग और नानाची को ढूंढने के लिए पूरे विलेज में घूम रही होती है पर चलते चलते कुछ हॉलोज चालाकी से रिको को एक तंग गली में लेकर जाते हैं और मौका मिलते ही मेनिया को इससे छीन लिया जाता है। पर तभी किस्मत से वही गाँव वाला वहाँ पर पहुँच जाता है जिसने पहले मेनिया को घायल कर दिया था। ये दोबारा से ठीक हो चुका था और इस बार रिको और मेनिया दोनों की जान बचा लेता है। तभी बैलेंसिंग वाले क्रीचर्स भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये सभी हॉलोज डर कर पीछे हट जाते हैं और रिको सुरक्षित यहाँ से बाहर निकल जाती है। रिको इस क्रीचर का शुक्रिया अदा करती है इनकी जान बचाने के लिए। रिको इस क्रीचर को इसकी अजीब सी आवाज के लिए एक नया नाम देती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ रिको की मुलाकात इस रेस्टोरेंट के मालिक से होती है जो कि इंसानों की भाषा को समझ सकती थी और यहीं पर इसकी मुलाकात उन 3 ग्रेट सेजेस में से एक के साथ होती है जिसने पहले इस गाँव को बनाया था। इसका नाम है वाजुकियान। रिको शॉप की मालकिन से इस जगह की भाषा के कुछ कैरेक्टर्स को सीखने लगती है और नानाची और रेग के बारे में पूछती है कि इस वक्त वो लोग इसे कहाँ मिल सकते हैं और ये औरत रिको को एक रहस्यमयी पिट के बारे में बताती है जिसे डीप पिट कहा जाता है। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और गाँव के लोग भी उस जगह पर नहीं जाते हैं। अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए रिको इसी जगह पर जाने लगती है और यहाँ पर इसकी नजर वही बैलेंसिंग क्रीचर्स पर जाती है और इसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। रिको उस आवाज का पीछा करती है और तभी से सामने एक इंसानी लड़की दिखाई देती है जिसका नाम व्यूको है। व्यूको कौन है और ये यहाँ पर कैसे आई है अब हमें इसके बारे में पता चलेगा। व्यूको बचपन से ही एक अनाथ लड़की थी और इसे जुरोहिमो नाम का एक बंदा पालता था पर साथ ही साथ इसे मारा करता था, इसे गालियां देता था और यहाँ तक कि इसके साथ हर दिन दुष्कर्म भी किया करता था। इतनी छोटी उम्र में इस ट्रॉमा की वजह से व्यूको बहुत डरपोक बन गई और इसके कुछ बाल भी सफेद हो गए। एक दिन जुरोहिमो एक समुद्री यात्रा पर जाता है। यहाँ इसे एक शिप मिलती है। इस शिप के अंदर कुछ लोग होते हैं। जुरोहिमो अंदर जाता है और इनकी हालत को देखकर शॉक्ड रह जाता है। यहाँ पर एक ऐसा आदमी पड़ा था जिसका शरीर जल रहा था पर अभी भी जिंदा था। एक दूसरा इंसान जो कि बीच में से 2 हिस्सों में कट चुका था फिर भी उसकी बॉडी मूव कर रही थी। कुछ ऐसी बॉडीज
भी नजर आ रही थी जिनकी अंतड़ियां बाहर निकल चुकी थी। इन सभी के बीच में इन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि सही सलामत था। जुरेमो इसे धमकाता है कि तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे पास जो कुछ भी कीमती सामान है मुझे दे दो। ये बुढ़ा डर जाता है और बताता है कि एबिस की गहराइयों में सबसे नीचे जाकर एक मिस्टीरियस गोल्डन सिटी मौजूद है और इसे स्टार कॉम्पास नाम की एक चीज देता है जो कि गोल्डन सिटी तक जाने का रास्ता दिखाता है। ये बंदा इसकी जान बख्श देता है और उस स्टार कॉम्पास को अपने साथ ले जाता है और वापस आकर इस पूरी कहानी को व्यूको को बताता है। और कहानी बताते हुए भी ये बंदा इसे अब्यूज कर रहा होता है, यहाँ तक कि ये बंदा एक बार तो इसके सर को भी जला देता है। पर इस गोल्डन सिटी वाली कहानी को सुनकर व्यूको एक्साइटेड हो जाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं, व्यूको बड़ी हो जाती है और जुरेमो के घर से भाग जाती है और बाद में जाकर गांजा कॉप्स को ज्वाइन करती है। जी हाँ गाइस, गांजा कॉप्स है इनका नाम, थोड़ा सा स्ट्रेंज है। ये गांजा कॉप्स गोल्डन सिटी को ढूंढने ही निकले होते हैं और व्यूको के पास स्टार कॉम्पास होता है जिसका यूज करके ये लोग गोल्डन सिटी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इतने साल बीत जाते हैं लेकिन जुरेमो का वो अब्यूज अभी तक इसे परेशान कर रहा होता है। इसकी तबीयत खराब हो जाती है और इसे उल्टी हो जाती है। तभी गांजा कॉप्स का लीडर वाजुकियान इसके पास आता है। अरे बच्ची, ऐसे कैसे चलेगा, ताकतवर हो जाओ। और ये बंदा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कीड़े वगैरह खाया करता था। अब हम लोग गोल्डन सिटी के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। देख लेना, जल्द ही तुम्हारा स्टार कंपास सीधा रास्ता दिखाने लगेगा। जिस दिन तुम इस कंपास को लेकर मेरे पास आई थी उसी दिन से मैं समझ गया था कि तुम मेरी किस्मत बदलने वाली हो। और ऐसा बोलकर चूहों को पकड़ने के लिए निकल जाता है। तभी बेलाफ नाम का ये बंदा यहाँ पर आ जाता है। उनकी बातों का बुरा मत मानना, वो दिल के बहुत ही अच्छे हैं और उनके आज तक सारे फैसले सही साबित हुए हैं। व्यूको बोलती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं गांजा कॉप्स जैसी एक महान टीम का हिस्सा बन चुकी हूँ। मैं तो कितनी ज्यादा अगली हूँ, मेरी शक्ल तो ऐसी है कि शायद मुझे कोई खरीदना भी ना चाहे। और बेलाफ इससे कहता है कि असली खूबसूरती किसी के चेहरे, हैसियत या नाम में नहीं होती है, असली खूबसूरती देखने वाले की नजरों में होती है। तब इनकी टीम का एक मेंबर बताता है कि एक बंदे की तबीयत खराब हो चुकी है और व्यूको जल्दी से उसे ठीक करने के लिए चली जाती है। रात होते होते मौसम खराब हो जाता है, चारों तरफ तेज तूफान चल रहा होता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें इनके जहाज को हिलाने लगती हैं। बेलाफ वाजुकियान से कहता है कि हमारे साथी जहाज इस तूफान में गायब हो चुके हैं और अब सिर्फ हमारा ही जहाज बचा हुआ है। तभी व्यूको दौड़ते हुए इनके पास आती है और इन्हें स्टार कॉम्पास को दिखाती है। अब ये कॉम्पास बिल्कुल सीधा इशारा कर रहा था जिसका मतलब है कि गोल्डन सिटी नजदीक है। ये लोग सामने की दिशा में देखने लगते हैं और इन्हें अपने सामने एक आइलैंड दिखाई देता है। इन्हें लगता है कि यहीं पर गोल्डन सिटी मौजूद है और जल्दी से इस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद इनकी मुलाकात यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से होती है। पर यहाँ के लोग बाहर के लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि इनसे पहले भी काफी सारे लोग यहाँ पर आ चुके थे और उन लोगों ने इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, इन्हें लूट लिया गया था। तभी इस आइलैंड का एक बुजुर्ग मुखिया सामने आता है और इनके सामने एक डील रखता है। अगर तुम लोग अपने स्टार कंपास को हमें दे देते हो तो हम बदले में तुम्हें जरूरी जानकारी देंगे जो कि तुम्हें गोल्डन सिटी तक पहुंचा देगा। व्यूको इस बात के लिए मान जाती है और अपने स्टार कॉम्पास को इसे दे देती है और ये सब लोग गोल्डन सिटी को ढूंढने के लिए आगे चले जाते हैं। तभी ट्राइब की एक छोटी इनका पीछा करने लगती है। इसे व्यूको काफी ज्यादा पसंद आ चुकी थी। प्लीज क्या आप लोग मुझे भी अपने साथ लेकर चल सकते हैं? दरअसल मुझे मेरी ट्राइब से बाहर निकाल दिया गया है। वाजुकियान इसकी बात को मान जाता है क्योंकि इन्हें आगे का रास्ता दिखाने के लिए एक गाइड की जरूरत थी। पूरी टीम एबिस के और भी नीचे जाना शुरू कर देती है और रास्ते में काफी सारी मिस्टीरियस जगहों से गुजरते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और आखिर में ये सब लोग एक विशाल दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। ये दरवाजा बिल्कुल एक बड़ी आंख जैसा दिखाई देता था और ये वही दरवाजा होता है जहाँ से रिको, रेग और नानाची बॉन्ड रूट के साथ फाइट करके 5वीं लेयर के ऊपर उस दरवाजे के सामने पहुंच गए थे जो कि इन्हें सीधा 6th लेयर तक लेकर जाता है। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं। रिको इससे पूछती है कि क्या तुमने किसी रोबोट बॉय को यहाँ पर आते हुए देखा है क्या, और क्या तुम मेरे दोस्तों को ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकती हो? मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ पर मैं यहाँ पर बंधी हुई हूँ, मैं यहाँ से हिल नहीं सकती। रिको इसे आजाद करती है और व्यूको को सरफेस तक लेकर आती है। अब व्यूको रिको को बेलाफ के घर लेकर जाती है जो कि 3 सेजिस में से एक था जिसने इस पूरे गांव को बनाया है। व्यूको खुद बाहर रुक जाती है और रिको को अंदर भेज देती है। अंदर जाते ही इसकी नजर नानाची पर पड़ती है। इसे देखकर हैरान रह जाती है। इसे पता चलता है कि नानाची ने मिट्टी को वापस पाने के लिए खुद को बेलाफ को बेच दिया है। तभी बेलाफ सामने आ जाता है और बताता है कि नानाची ने मिट्टी के साथ रहने के लिए खुद को मुझे बेच दिया है एक वैसल के तौर पर और अब नानाची इसकी वैसल बन चुकी है। ये सुनकर रिको हैरान रह जाती है। हालांकि ये मिट्टी असली वाली मिट्टी नहीं है, बस उसकी एक परफेक्ट कॉपी है। और बेलाफ पूरी कहानी बताता है। बहुत समय पहले असली वाली मिट्टी और बॉन्ड रोड यहाँ पर आए थे और जैसे ही इसने मिट्टी की खुशबू ली बेलाफ मिट्टी का दीवाना हो गया और किसी भी कीमत पर इसे अपने पास रखना चाहता था और बॉन्ड रोड से कहता है कि मुझे मिट्टी को दे दो। इसने मिट्टी को बॉन्ड रोड से खरीदने की कोशिश की थी पर बॉन्ड रोड इसे देने से मना कर देता है और अब इसके पास कोई चारा नहीं बचता है और इसने अपनी सोल का आधा हिस्सा बॉन्ड रोड को दे दिया मिट्टी को खरीदने के लिए। लेकिन उसके बावजूद इसे मिट्टी की बस एक कॉपी ही मिल पाई। अगर मुझे नानाची को वापस लेकर आना है तो मुझे क्या करना होगा? और बेलाफ कहता है कि अगर तुम्हें मिट्टी को आजाद करवाना है तो तुम्हें भी बदले में उतनी ही वैल्यू वाली कोई चीज देनी होगी और बोलता है कि अगर तुम मुझे अपना शरीर बेच दो और मेरी वैसल बन जाओ तो मैं नानाची और मिट्टी दोनों को आजाद कर दूंगा। अरे नहीं प्लीज यार, ठीक ठीक लगाओ। और बेलाफ इससे कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो मुझे अपनी दोनों आंखें दे दो, या अपनी दोनों टांगे दे दो, या फिर अपने इंटरनल ऑर्गन्स को मुझे बेच दो। इन तीनों में से जो भी चाहे तुम चूज कर सकती हो। रिको नानाची को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी, इसलिए अपने बॉडी पार्ट्स को देने के लिए भी तैयार होने लगती है। तभी काजा यहाँ पर आ जाता है और जब इसे पता चलता है कि रिको सचमुच में अपने शरीर की कुर्बानी देने वाली है तो ये रिको को जबरदस्ती यहाँ से लेकर जाने लगता है। रिको वापस से व्यूको के पास जाती है और इसे नानाची को बचाने के लिए कहती है पर व्यूको कह देती है कि इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी अचानक से हवा में एक भाला उड़ते उड़ते आता है। इसे देखते ही व्यूको समझ जाती है कि गांव में समनिंग शुरू हो चुकी है और जल्दी से रिको को अपने साथ लेकर जाती है। व्यूको इसे बताती है कि इस गांव के अंदर रहने वाले लोगों की वैल्यू अपने आप कभी नहीं बढ़ती है और ये लोग बाहर भी नहीं जाते हैं। इसी वजह से गांव वाले जानबूझकर ताकतवर मॉन्स्टर्स को गांव के अंदर आने देते हैं और फिर मिलकर उनका
शिकार करते हैं ताकि इनकी वैल्यू बढ़ सके, पर ये काम बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। तभी एक मॉन्स्टर अचानक से मार्केट प्लेस की तरफ जाने लगता है और इसी जगह पर वो ज्वेलरी शॉप मौजूद होती है जहाँ इसकी व्हाइट वेसल यानी कि प्रुष्का होती है। रिको पूरी ताकत से प्रुष्का को बचाने के लिए जाने लगती है, पर शॉप पर जाकर देखती है कि प्रुष्का को कुछ नहीं हुआ है और एक कारीगर इन्हें प्रुष्का को दे देता है और प्रुष्का एक व्हाइट वेसल में बदल चुकी होती है। ये शॉपकीपर इन्हें जल्दी से यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। और जैसे ही रिको बाहर निकलती है, ये कारीगर खुद एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है और अकेले ही उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए निकल जाता है, पर ये मॉन्स्टर इसे आसानी से हरा देता है और इसे शॉपकीपर मॉन्स्टर को जिंदा ही खा जाता है और दोबारा से आगे बढ़ने लगता है। पर तभी इसका सामना जुरैमो के साथ हो जाता है। ये वही था जिसने व्योको को पाला था और ये बंदा 3 सेजेस में से एक होता है, पर अभी एक मॉन्स्टर में बदल चुका है। पर इसे भी इसके साथ लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि गाँव के अंदर जगह बहुत कम होती है और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था। इसी बीच रिको की मुलाकात दोबारा से रेस्टोरेंट की ओनर के साथ हो जाती है। ये जल्दी से सभी गाँव वालों को इकट्ठा करती है और इन सभी को मार्केट प्लेस की रक्षा करने के लिए तैयार रहने के लिए कहती है। इसे हराना इम्पॉसिबल लग रहा था, पर रिको हार मानने वालों में से नहीं होती है। ये ध्यान से इस मॉन्स्टर को ऑब्जर्व करती है। रिको एक प्लान तैयार करती है। रिको सभी विलेजर्स से कहती है कि सब के सब मार्केट वापस जाइए और जंग की तैयारी कीजिए और काजा की वैल्यू को बढ़ाने के लिए रिको अपनी मर्जी से अपने बालों का एक गुच्छा इसे दे देती है। और जैसे ही मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है, रिको जल्दी से काजा के साथ यहाँ से भागने लगती है ताकि ये मॉन्स्टर इसका पीछा करे। काफी देर तक काजा इसे अपने पीछे दौड़ाता रहता है। दौड़ते दौड़ते ये मॉन्स्टर हड्डियों के एक बहुत बड़े ढेर से टकरा जाता है और बस इसी मौके का फायदा उठाकर सब लोग मिलकर इसे जकड़ देते हैं और इसके कोर को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इन्हें लगता है कि इन लोगों ने इस मॉन्स्टर को हरा दिया है, पर तभी अचानक से ये मॉन्स्टर दोबारा से जिंदा हो जाता है और एक साथ बहुत सारे गाँव वालों को पकड़ लेता है। तभी व्हाइट वेसल के अंदर में से प्रुष्का की आत्मा बाहर आती है और रिको से कहती है, रिको प्लीज मुझे इस्तेमाल करो। रिको जल्दी से व्हाइट वेसल बजा देती है और एक मिस्टीरियस सी पावर एक्टिवेट हो जाती है। अचानक से इस मॉन्स्टर पर एक हमला हो जाता है जिसकी वजह से सभी विलेजर्स छूट जाते हैं और तभी रेग भी यहाँ पर आ जाता है अपनी व्हाइट वॉरियर फॉर्म में और इस विसल की कमांड को मानते हुए इस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर इसके पास पहुंचते ही इसे एहसास होता है कि ये जो सामने अभी मॉन्स्टर है ये अंदर से खाली एक शेल है। तभी वाजुकियान यहाँ पर आ जाता है और इस क्रीचर की असली सच्चाई के बारे में बताता है। वाजुकियान को इस गाँव के बारे में सब कुछ पता होता है और रिको इससे पूछती है कि नानाची को दोबारा से आजाद कैसे किया जा सकता है, प्लीज हमें बता दीजिए। और वाजुकियान बताता है कि बिलाव सिर्फ एक ही बदले नानाची को छोड़ सकता है और वो है फापुता की बॉडी का कोई भी हिस्सा। अभी सभी लोग दोबारा वापस आ जाते हैं और रेग को सारी घटनाओं के बारे में बताया जाता है और रेग उसी वक्त डिसाइड कर लेता है कि इसे फापुता से मिलना होगा ताकि नानाची को वापस लेकर आया जा सके। जैसे ही रेग गाँव से बाहर निकलता है, फापुता एक बार दोबारा से इसके सामने आ जाती है और इस बार रेग इसे सारी बातें बता देता है और फापुता इसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। पर इसकी एक शर्त थी, ये चाहती थी कि रेग पहले इसकी एक इच्छा को पूरा करे। ठीक है, अगर वो मेरे बस में हुई तो मैं उसको जरूर पूरा करूंगा, तुम्हारी क्या इच्छा है? और तभी फापुता जरा भी हिचकिचाए बिना अपना एक कान खुद ही इसे तोड़ कर दे देती है और रेग इसे लेकर फापुता को भी अपने साथ लेकर जाने लगता है। और दूसरी ओर व्योको रिको को अपने पास्ट के बारे में बताती है। काफी ज्यादा लंबी और कठिन यात्रा के बाद ये सब के सब गोल्डन सिटी पहुंच जाते हैं और आज तक जो भी इंसान यहाँ पर आया है वो कभी वापस ऊपर नहीं जा पाया। इस बात को कंफर्म करने के लिए वाजुकियान अपने कुछ साथियों को ऊपर जाने के लिए कहता है कि भाई देखे तो सही, आज तक कोई ऊपर क्यों नहीं जा पाया। पर जैसे ही ये लोग ऊपर जाते हैं, एबिस का कर्ज इन्हें पूरी तरह से बदल देता है और ये सब के सब हॉलो क्रीचर्स में बदल जाते हैं। वाजुकियान समझ जाता है कि अब ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर ये लोग ऊपर जाएंगे तो म्यूटेटेड क्रीचर्स में बदल जाएंगे और अब इन्हें यहीं पर रहकर एक नई सिविलाइजेशन को बनाना होगा और बस यही इनकी दुनिया है। ये लोग यहाँ पर रहने वाले कुछ इंटरफेरेंस यूनिट के साथ दोस्ती कर लेते हैं। इनकी हेल्प से इन्हें साफ पानी का एक अच्छा खासा सोर्स भी मिल जाता है और साथ ही में मॉन्स्टर्स को हंट करके खाने का इंतजाम करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये लोग यहीं पर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और इसी दौरान व्योको और इरिम्योई एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। इरिम्योई के लिए व्योको वही माँ बन जाती है जिसकी इसे हमेशा से जरूरत थी, पर इनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। एक दिन अचानक से इरिम्योई को डायरिया हो जाता है और कुछ समय बाद ही इसकी बॉडी से अजीब तरह के अंडे बाहर निकलने लगते हैं। ये लार्वा एग्स होते हैं जो कि किसी इन्फेक्टेड चीज के खाने या पीने की वजह से इनके शरीर में आ चुके हैं। धीरे धीरे काफी सारे विलेजर्स को यही सेम सिम्टम्स आने लगते हैं। ऑलमोस्ट पूरा गाँव ही इस बीमारी की चपेट में आ जाता है। इनमें से कुछ विलेजर्स की बॉडीज तो काफी अजीब तरीके से बदलना शुरू कर देती हैं। जब बेलाव पानी की जांच करता है तो इसे पता चल जाता है कि ये बीमारी इस पानी की वजह से फैल रही है। ये पानी इन्फेक्टेड होता है, पर इस जगह पर जिंदा रहने के लिए पानी का बस एक ही सोर्स था। मजबूरी में इन सभी को उसी पानी को पीना पड़ता है। हंटिंग ग्रुप के 3 मेंबर्स शिकार करके वापस आते हैं और इन सभी की बॉडीज बुरी तरह से म्यूटेट हो चुकी थी। इनके बारे में इंटरफेरेंस यूनिट बताती है कि इसकी वजह एक रहस्यमय रेलिक है। ये लोग इस रेलिक को अपने साथ लेकर आए थे। इस रेलिक का नाम होता है क्रेडल ऑफ डिजायर। इस रेलिक की ताकत थी, ये रेलिक अपने मालिक की सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा कर सकता था, पर ये चीज सिर्फ बच्चों पर सही तरीके से काम करती थी। अगर कोई अडल्ट इसे छू लेता या इसका यूज करता तो उनका हाल भी उन्हीं हंटर्स के जैसा हो जाता जिनके शरीर अब बुरी तरह से बदल चुके हैं। इधर बीमारी लगातार फैलती जा रही थी, हालात बहुत ही ज्यादा खराब होने लगते हैं। व्योको से इरिम्योई की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी और एक बड़ा फैसला करती है। व्योको क्रेडल ऑफ डिजायर को इरिम्योई के हाथ में रख देती है, इस उम्मीद में कि शायद यही रेलिक इसे और बाकी सभी की जान बचा ले। और फिर ऐसा ही होता है कि क्रेडल ऑफ डिजायर इरिम्योई के शरीर के साथ मिल जाता है। इसकी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। पर तभी कुछ ही दिन बाद इरिम्योई का शरीर धीरे धीरे म्यूटेट होने लगता है। इरिम्योई हमेशा से एक माँ बनना चाहती थी, इसी वजह से इसने क्रेडल से ये विश मांगी थी कि मैं माँ बनना चाहती हूँ। इरिम्योई लगातार बच्चे पैदा करने लगती है, पर ये
बच्चे एक दिन से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते थे। ये चीज बार बार होती है और इसकी बॉडी खराब होने लगती है, इसके सारे सेल्स कम हो जाते हैं और बीमारी और भी ज्यादा फैलने लगती है। यहाँ तक कि व्यू को भी इस बीमारी की चपेट में आ जाती है। ये महामारी फैलती जाती है और अब ऐसा लगने लगता है कि पूरी बस्ती का बचना नामुमकिन है। पर तभी अचानक से वाजुकियान इन सभी को एक सूप पिलाता है और इस सूप को पीते ही सभी लोग ठीक होने लगते हैं। इनकी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। पर जब व्यूको को उस सूप की सच्चाई के बारे में पता लगता है तो शॉक्ड रह जाती है। दरअसल जब व्यूको ठीक हो रही होती है तो उरीमुई पूरी तरह से बदल चुकी थी और बहुत ज्यादा अजीब सी दिखने लग जाती है। अब इसके बच्चे पहले से ज्यादा दिन जीने लग गए थे, पर जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता वाजुकियान इसे जल्दी से उरीमुई से अलग कर देता है। उरीमुई जितना भी रोती इसे रोकने की कोशिश करती थी कि प्लीज मेरे बच्चों को मुझसे अलग मत करो, पर वाजुकियान इसकी एक नहीं सुनता था। इन सभी बच्चों को सीधा रसोई के अंदर लेकर जाता था, जहां इन सभी बच्चों को पकाकर इनका सूप बना देता था और यही वो रहस्यमयी सूप था जिसकी वजह से इन सभी विलेजर्स की जान बची थी। इस सच को जानने के बाद व्यूको पूरी तरह से टूट जाती है। व्यूको उरीमुई से माफी मांगती है। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं बचा पाई। पर एक मॉन्स्टर में बदल जाने के बावजूद भी व्यूको को अपनी माँ मानती थी और इसे उतना ही प्यार करती थी। कुछ दिनों के बाद जब व्यूको दोबारा से उरीमुई के पास जाती है तो देखती है कि इसकी बॉडी के ऊपर एक और क्रेडल ऑफ डिजायर रखा हुआ है। किसी ने क्रेडल ऑफ डिजायर को उरीमुई के शरीर के ऊपर यूज कर दिया था। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि वाजुकियान ने किया था। अब समय आ चुका है। वाजुकियान सभी विलेजर्स को उरीमुई को उठाकर एक विशाल चट्टान के पास लेकर जाने का आदेश देता है। उरीमुई आसपास के बर्ड्स वगैरह को खाना शुरू करती है अपने टेंटिकल्स का यूज करके, ताकि अपनी बॉडी को जिंदा रख सके। बेलाव उरीमुई की इस हालत को देखकर टूट जाता है। एक तरफ इसकी इंसानियत थी और दूसरी तरफ वही चमत्कारी सूप जिसने सबकी जान बचाई थी। ये बंदा खुद को गिल्टी मानता है क्योंकि इन लोगों ने इस लड़की के साथ बहुत बुरा किया और खुद को सजा देने का फैसला करता है। ये अपनी मर्जी से खुद को उरीमुई के हवाले कर देता है ताकि इसे खा सके। पर जैसे ही ये ऐसा करता है इसके सामने एक रहस्यमय दरवाजा खुल जाता है। बेलाफ इसके अंदर जाता है। धीरे धीरे इसका शरीर म्यूटेट होने लगता है और उसी तरह का हॉलो बन जाता है जैसा कि हमने प्रेजेंट में देखा है। ये सभी विलेजर्स भी उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे ये सभी लोग हॉलोस में बदल जाते हैं। पर व्यू को ऐसा करने से साफ मना कर देती है क्योंकि इसे यकीन होता है कि उरीमुई कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी और खुद को एक हॉलो में कभी नहीं बदलना चाहती थी। इसी वजह से डिसाइड करती है कि चट्टान से नीचे गिरकर अपनी जान दे देगी। पर इससे पहले कि ये ऐसा कर पाती वाजुकियान इसे रोक लेता है। तभी व्यूको की नजर इसके हाथ पर पड़ती है जो कि बुरी तरह से म्यूटेट हो रखा था। इन्हें देखकर व्यूको समझ जाती है कि वाजुकियान ने भी कभी क्रेडल ऑफ डिजायर का यूज किया था। पर इससे पहले कि व्यूको रिएक्ट भी कर पाती वाजुकियान इसे बेहोश कर देता है। जब इसकी आंख खुलती है तो अपने सामने वाजुकियान को देखती है। ये बंदा भी म्यूटेट हो चुका था और वाजुकियान ने इसे कैप्चर कर लिया था और इस बंदे ने इसे इस जगह पर कैद कर दिया था। इसका मानना था कि अगर व्यूको यहीं पर रहेगी तो ये उरीमुई से हमेशा कनेक्टेड रहेगी। इस कैद में रहने के थोड़े समय बाद व्यूको की मुलाकात उरीमुई के सभी बच्चों से होती है। ये सब लोग भी अजीब से क्रीचर्स में बदल चुके थे और इन सभी से वादा करती है कि इन सभी को अपने माँ की तरह प्यार देगी जो कि इन्हें कभी किसी से नहीं मिला था। ये हर बच्चे को एक नाम भी देती है। उरीमुई की एक और बच्ची भी होती है जो कि कोई और नहीं बल्कि फापुता होती है। फापुता बाकी सभी बच्चों से अलग थी। फापुता को अपनी माँ का सारा दर्द, सारा गुस्सा और सारी नफरत विरासत में मिली थी। इसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद होता है, अपनी माँ को आजाद करना और उन सब से बदला लेना जिस किसी ने भी इसकी माँ को तकलीफ पहुंचाई थी। और गाइस, ये वाजुकियान ने क्रेडल ऑफ डिजायर का यूज करके एक विश मांगी थी और इसने उरीमुई के शरीर को इस पूरे गाँव में बदल दिया और गांजा कॉप्स के सभी मेंबर्स को हॉलोज में बदल दिया था ताकि सब लोग यहीं पर जिंदा रहें और सरवाइव कर सकें। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं। रेग फापुता की बॉडी के एक हिस्से को लेकर यहाँ पर आ जाता है। अब इन सभी का इरादा होता है कि फापुता के इस बॉडी पार्ट को बेलाफ को देकर ननाची को आजाद किया जाए। और व्यू को रेग से पूछती है कि भाई इतनी कीमती चीज तुम्हें मिली कैसे। रेग बताता है कि फापुता ने इसे मुझे अपनी मर्जी से दिया है, पर बदले में मैंने उससे एक वादा किया है कि मैं अपने इंसिनरेटर का यूज करके गांव की दीवार को तोड़ दूंगा और उसे गांव के अंदर आने दूंगा। तभी वाजुकियान भी यहाँ पर आ जाता है और जैसे ही रेग के शरीर में फापुता के शरीर का हिस्सा दिखता है तो समझ जाता है कि इतनी कीमती चीज फापुता सिर्फ उसी को दे सकती है जिसे वो दिल से चाहती हो और प्यार करती हो। और तभी ये व्यूको को देखता है और इससे पता चल जाता है कि व्यूको ने गाँव का पूरा अतीत रिको को बता दिया है। वाजुकियान रिको से सवाल करता है कि क्या इतना सब कुछ जानने के बाद क्या अब तुम भी मुझसे नफरत करती हो क्या? नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। मैं समझती हूँ तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है और तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा है एक बार फिर से एबिस की खोज को जारी रखना और तुम यहाँ से बाहर निकलने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो क्रेडल ऑफ डिजायर का यूज करके, क्योंकि मैं एक बच्ची हूँ और वो चीज बच्चे ही यूज कर सकते हैं। वाजुकियान इसे फोर्स नहीं करता है और बोलता है कि आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। तभी अचानक से ये हॉलो के रूप में जुरीमो यहाँ पर आ जाता है। इसे देखते ही वाजुकियान जल्दी से व्यूको को पकड़ता है और यहाँ से निकल जाता है। व्यूको भागते हुए एक चीज को नोटिस करती है। इस मॉन्स्टर का चेहरा उसी इंसान के जैसा था जिसने बचपन में इसे पाला था और वाजुकियान बताता है कि जुरीमो के इस रूप को उरीमुई ने बनाया था। उरीमुई ने इसके इस रूप को तुम्हारी यादों और भावनाओं से बनाया था। जुरीमो बैलेंसिंग वाले क्रीचर्स को अपनी बॉडी के अंदर समा सकता था और उनकी हेल्प से अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकता था। तभी जुरीमो बहुत सारे बैलेंसिंग क्रीचर्स को इकट्ठा करता है और इनसे एक विशाल काली दीवार बना देता है और बाहर जाने वाले हर एक रास्ते को बंद कर देता है। और अब इसका मकसद था फापुता की उस बॉडी पार्ट को हासिल करना जो कि अभी रेग के पास होता है। रेग यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर बैलेंसिंग क्रीचर्स लगातार इसका पीछा करते रहते हैं। आखिरकार इसे पकड़ ही लेते हैं
और उस बॉडी पार्ट को छीन लेते हैं। ये बैलेंसिंग क्रीचर्स रिको और बाकी सबको भी पकड़ लेते हैं और अब रैग के पास कोई और चारा नहीं बचता है। अपने इंसिनरेटर को चला देता है और इसका ये खतरनाक हमला जुरेमो को तबाह कर देता है। पर तभी गाँव का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट जाता है और एक छेद बन जाता है और यही वो मौका था जिसका फापुता बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फापुता गाँव के अंदर आ जाती है और आते ही अपनी माँ का बदला लेना शुरू कर देती है और एक एक करके सभी गाँव वालों का बेरहमी से कत्ल करने लगती है, जो कि पहले गांजा कॉर्प्स के मेंबर्स थे। और इन सभी ने इसकी मॉम का यूज किया ताकि खुद सरवाइव कर सके। यहाँ बेलाव को भी महसूस हो जाता है कि फापुता यहाँ पर आ चुकी है और अब इसे छोड़ेगी नहीं। ये बंदा इरुमुई का कर्ज चुकाना चाहता था, इसी वजह से अपनी सारी यादें नानाची को सौंप देता है और नानाची और मिट्टी दोनों को अपनी डील से आजाद कर देता है। बेलाव बताता है कि जैसे ही मिट्टी इस गाँव से बाहर जाएगी हमेशा के लिए मारी जाएगी। नानाची ये सुनकर हैरान हो जाती है और एक मुश्किल फैसला लेती है। ये मिट्टी को हमेशा के लिए खुद से ही शांति से विदा करने का फैसला करती है। आंखों में आंसू लिए नानाची बाहर जाने लगती है और मिट्टी को अलविदा कहती है। We'll go together. You will eat some yummy stuff. I'll be sure to find you again. मिट्टी धीरे धीरे गायब होने लगती है और बिलाव के घर में बाकी रहने वाले हॉलोस भी मिट्टी को आखिरी बार अलविदा कहते हैं और ये सब भी गायब हो जाते हैं। पर जाने से पहले नानाची को एक तोहफा देते हैं। यहाँ फापुता तबाही मचा रही होती है और बिना किसी रहम के एक एक करके सभी गाँव वालों को मारती जा रही होती है। तभी रेग इसके सामने आ जाता है और इसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और इसी दौरान रेग की खोई हुई मेमोरीज धीरे धीरे वापस आने लगती है। इसे याद आता है कि बहुत समय पहले इसकी मुलाकात फापुता से हुई थी, जब फापुता सबसे ज्यादा अकेली थी। उस समय रेग ने इसे सहारा दिया था और अपनी दोस्ती के निशानी के तौर पर इसे एक बहुत कीमती चीज भी दी थी। फापुता इससे बार बार कहती है कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है क्या कि हम लोग पहले कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फापुता बहुत ब्रूटल वेज अपनाती है रेग को याद करवाने के लिए, पर रेग समझ जाता है कि फापुता बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए रिको को व्हाइट विसल को बजाने के लिए कहता है। जैसे ही रिको व्हाइट विसल बजाती है रेग दोबारा से उसी व्हाइट हॉलो में बदल जाता है और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दोनों के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है और फापुता बताती है कि मैंने ही प्रुष्का को ज्वेलर के पास भेजा था ताकि वो व्हाइट विसल बन सके और अब वही व्हाइट विसल की ताकत इसी के खिलाफ यूज की जा रही होती है। पर इससे पहले कि दोनों में से कोई एक दूसरे को मार पाता, अचानक गाँव के बाहर एक हीट स्टॉर्म शुरू हो जाता है। इस तूफान को देखते ही रेग की और भी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। इसे वही समय याद आता है जब फापुता और रेग साथ में समय व्यतीत किया करते थे और फापुता ने इसे गांव के गेट के एंट्रेंस के ऊपर वो जो निशान बना हुआ था उसका मतलब भी बताया था। उस निशान को हाकू कहा जाता था, जिसका मतलब था कि एक ऐसी चीज। फापुता के लिए इरुमुई और गाबुरुन दोनों ही इसके हाकू थे। फापुता कभी भी गांव के अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि जैसे कोई बच्चा दोबारा से अपनी माँ की कोख में वापस नहीं जा सकता था, ठीक उसी तरह से फापुता भी अपनी माँ यानी कि इस गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी क्योंकि वाजुकियान ने क्रेडल ऑफ डिजायर का यूज करके इरुमुई को इस पूरे गाँव में बदल दिया था। इसी वजह से इसने बहुत पहले रेग से इसकी हेल्प मांगी थी ताकि इस गाँव के अंदर जा सके और अपना बदला ले सके। उस समय रेग भी अपने हाकू की तलाश में आगे जाने की तैयारी कर रहा था और जाने से पहले इसने फापुता से एक वादा किया था। इसने कहा था कि जब ये वापस लौटेगा तो इसकी इस इच्छा को जरूर पूरा करेगा। पर रेग के चले जाने के बाद फापुता पूरी तरह से अकेली रह गई थी। ये हर दिन रेग का इंतजार करती रही और बहुत बार इसके लिए रोती रही और जब रेग को ये सारी बातें याद आती हैं तो रेग के भी आंसू आ जाते हैं और रोने लगता है और फापुता से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इन सभी विलेजर्स को मत मारो। ये नहीं चाहता था कि फापुता अपनी नफरत की वजह से खुद को और बाकियों को नुकसान पहुंचाए। फापुता भी इसकी बात सुनकर रुक जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि अब ये ठीक हो जाएगी, पर इसकी नफरत इसके प्यार पर भारी पड़ जाती है और रेग पर ही एक जबरदस्त हमला कर देती है और इसे नॉकआउट कर देती है और इसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। तब इसकी नजर रिको पर जाती है। तुमने ऐसा कौन सा जादू किया जिसकी वजह से रेग इतना ज्यादा बदल गया? और फापुता अब रिको को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी गाबरुन बीच में आ जाता है। अगर तुमने रिको को नुकसान पहुंचाया फापुता तो तुम अपना हाकू खो दोगी, यानी कि मुझे। तभी गाबरुन डिसमेंटल होने लगता है और जमीन पर गिर पड़ता है। फापुता अपनी जिंदगी की एक और कीमती साथी को खो देती है और इस बार इसका गुस्सा और दुख पूरी तरह से फूट पड़ता है। अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है और डिसाइड करती है कि अब ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। पर जैसे ही दोबारा से हमला करने लगती है तभी कोई इसे रोक देता है और ये था बेलाव, जो कि नानाची के साथ इसके सामने आ जाता है। जैसे ही फापुता बेलाव के पास आती है इसे बेलाव की बॉडी से अपनी माँ इरुमुई की बहुत तेज खुशबू महसूस होती है। इसे समझ आ जाता है कि यही वो इंसान है जिसने इसकी माँ का सबसे ज्यादा हिस्सा अपने अंदर समाया था और बेलाव पर गुस्सा हो जाती है और डिसाइड करती है कि इसे जान से मार डालेगी। पर बेलाव इसके साथ नहीं लड़ना चाहता था बल्कि खुद अपनी मर्जी से फापुता को खुद को मारने देता है क्योंकि इसे वो सबसे कीमती चीज देना चाहता था जिसे इसने इतने सालों तक संभाल कर रखा था। इरुमुई की सभी मेमोरीज इतने सालों तक इतना ज्यादा गिल्टी फील करने के बाद अब आखिरकार बेलाव को भी सुकून मिल जाता है। इसे खुशी थी कि अपनी आखिरी सांसों से पहले ये फापुता से मिल पाया। बेलाव के मरने के बाद फापुता को अपनी माँ की सभी मेमोरीज दिखाई देती है और उन्हें यादों में डूब जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर नानाची सभी से कहती है कि जल्दी से रिको को गाँव से बाहर लेकर जाओ। इसकी दो वजहें होती हैं, क्योंकि अगर गांव वाले इस गांव की सीमा से बाहर जाते हैं तो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, और दूसरी थी कि वाजुकियान को फापुता का असली प्लान समझ में आ चुका था। इसे यकीन हो जाता है कि वाजुकियान फापुता के अंदर मौजूद क्रेडल ऑफ डिजायर का यूज करना चाहता है। नानाची समझ जाती है कि अगर रिको की मौत हो गई तो रेग अंदर से टूट जाएगा और रेग के लिए अपने प्यार की वजह से फापुता अपनी आधी जान देकर भी रिको को बचाने की कोशिश करेगी और उसी पल वाजुकियान उस इच्छा को भी अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है जैसे इसने इरुमुई की इच्छा का यूज किया था। अब नानाची ये सारा प्लान समझ चुकी
थी। बेलाव से इरमियो की सारी यादें मिलने के बाद वाजुकियान समझ जाता है कि अब मेरी बारी है भाई मरने की, और अगर व्यूको इसके साथ रहेगी तो फापुता इस पर हमला नहीं कर पाएगी, क्योंकि इरमियो व्यूको को अपनी माँ के जैसा मानती थी। इसी वजह से व्यूको को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाता है। तभी गाँव के दीवार में जो बड़ा सा छेद बना था, उसी रास्ते से अनगिनत मॉन्स्टर्स गाँव के अंदर घुसने लगते हैं। इनके लिए इस गाँव में रहने वाले सभी के सभी विलेजर्स बस खाना होते हैं। फापुता इन सभी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। हालांकि ये इन विलेजर्स को यहाँ पर मारने आई थी, पर अब इनकी जान बचा रही है इन सभी मॉन्स्टर्स को मारकर। पर इतने सारे मॉन्स्टर्स को अकेले हैंडल करना इसके बस की बात नहीं थी। धीरे धीरे ये चारों तरफ से घिर जाती है। मॉन्स्टर्स इसकी बॉडी को जगह जगह से फाड़ने लगते हैं। फापुता इमोर्टल जरूर थी, पर इसे हर एक जख्म का दर्द पूरी तरह से महसूस हो रहा था। फापुता की हालत खराब हो जाती है। गाँव के सभी लोग इसकी हालत को देखकर दुखी हो जाते हैं और फापुता से कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ वरना मारी जाओगी। तभी इसके बड़े भाई बहन की आत्माएं इनके सामने आ जाती हैं और ये लोग फापुता की जान बचाने के लिए इन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं। पर तभी एक टर्मिनेटेड ड्रैगन इन सभी को एक ही झटके में कुचल देता है। अब ये ड्रैगन फापुता को मारने ही वाला होता है कि तभी गाबुरुन अपनी बची हुई आखिरी ताकत का यूज करके इसके सामने आ जाता है। इसे मालूम था कि अगर ये ऐसा करेगा तो मारा जाएगा, पर इसके बावजूद अपने हाकू की रक्षा करने के लिए खुशी खुशी अपनी जान दांव पर लगा देता है। बहुत समय पहले फापुता को सबसे पहले गाबुरुन ने ही नहीं बल्कि फापुता ने गाबुरुन को ढूंढा था। दोनों ने साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था और गाबुरुन ने ही फापुता को इसके अकेलेपन से बाहर निकाला था। इसने इसे पढ़ना लिखना भी सिखाया था और इसका नाम फापुता गाबुरुन ने ही रखा था, जिसका मतलब होता है इमोर्टल प्रिंसेस। और इसके अपने नाम गाबुरुन का मतलब था रानी का रक्षक। टर्मिनेटेड ड्रैगन के जबरदस्त हमले की वजह से गाबुरुन दूर जाके गिरता है। ये सब देखकर फापुता टूट जाती है। इसका शरीर बुरी तरह से फट चुका था। इसके सभी अपने इससे बिछड़ चुके थे और इसकी इमोर्टलनेस अब इसे एक कर्स की जैसी लगने लग जाती है, क्योंकि ये मर नहीं सकती थी। इसे लगातार दर्द को सहना ही था। पर तभी गाँव के सभी लोग अपनी मर्जी से अपनी पूरी वैल्यू और अपना पूरा शरीर फापुता को देने लगते हैं ताकि फापुता दोबारा से हील हो सके। इन सभी की वैल्यूज को अपने अंदर लेने के बाद फापुता पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और एक जोरदार दहाड़ लगाती है। इसकी आवाज सुनते ही जिरुइमो भी यहाँ पर आ जाता है। अब दोनों मिलकर इन सभी मॉन्स्टर्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं और गांव के लोग जो भी जिंदा बचे हुए थे ये रिको और इसके दोस्तों को सुरक्षित यहाँ से बाहर निकालने में इनकी हेल्प कर रहे थे। रास्ते में इनके सामने वाजुकियान दोबारा से आ जाता है, पर इस बार इसके साथ व्यूको नहीं होती है। वाजुकियान रिको से पूछता है कि क्या तुम इस गाँव में आने के बाद पछता रही हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सफर में मुझे बहुत सारे नए नए दोस्त मिले। ये जर्नी मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी रही। वाजुकियान बताता है कि इस एबिस को जीतने के लिए सिर्फ ताकतवर होना जरूरी नहीं है, तुम्हें उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। रिको और इसके दोस्तों से कहता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो प्लीज फापुता का ख्याल रखना और अपनी सबसे बड़ी इच्छा जो कि थी एबिस को एक्सप्लोर करना अगली पीढ़ी को सौंपने के बाद वाजुकियान हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तभी पूरे गाँव में दोबारा से फापुता की दहाड़ गूंज पड़ती है। बचे हुए गाँव वाले इसे अपनी आखिरी पुकार समझते हैं और दोबारा से इसका साथ देने के लिए युद्ध में आ जाते हैं। जाने से पहले रेस्टोरेंट की मालिक रिको को लाइजा की चिट्ठी वापस दे देती है और बताती है कि इसे पाने के लिए इसने फापुता के शरीर के हिस्से को देकर सौदा किया था। अब रिको और इसके सभी दोस्त फापुता की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और दूसरी ओर व्यूको किसी तरह से वासुकियान से बचकर बाहर आ जाती है और गांव से बाहर जाने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे रेंग रही होती है, पर गलती से ऊपर की ओर बढ़ जाती है और उसी पल एबिस का कर्स इस पर काम करने लगता है। हर एक कदम के साथ इसकी सभी पुरानी मेमोरीज इसकी आंखों के सामने आने लगती हैं। इरमियुई, उसके बच्चे और वह सब के सब जिनसे ये कभी पहले प्यार करती थी, इन सभी की मेमोरीज इसके मन में घूमने लगती हैं और कर्स की वजह से इसकी बॉडी धीरे धीरे म्यूटेट होने लगती है। इसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि आगे नहीं बढ़ पाती। पर तभी एक गाँव वाला यहाँ पर आकर इसकी हेल्प करता है और इसकी हेल्प करने के बाद ये गाँव वाला भी धीरे धीरे गायब हो जाता है, पर इसकी कुर्बानी की वजह से व्यूको की जान बच जाती है। इसके बाद ननाची व्यूको को सहारा देती है और इसे फापुता के पास ले जाने लगती है और यहाँ पर फापुता एक फाइनल अटैक करने की तैयारी कर रही होती है कि तभी रेग भी यहाँ पर आ जाता है। रिको जल्दी से व्हाइट विसल को बचाती है और रेग एक बार दोबारा से अपनी व्हाइट फॉर्म में बदल जाता है, पर इस बार व्हाइट विसल को यूज करने की वजह से रिको बेहोश हो जाती है और रेग सीधा टर्मिनेटेड ड्रैगन पर हमला बोल देता है। इन्हें गाँव से दूर लेकर जाता है और इनके नीचे बना हुआ एक पुल ही तोड़ देता है। इस पुल के टूटते ही सभी ड्रैगन्स खाई में गिर जाते हैं और फापुता रिको और बाकी सभी के पास पहुंच जाती है। काजा और इसके लोग रिको और इसकी टीम को सुरक्षित बाहर निकालने लग जाते हैं और गाँव के बचे हुए लोग आखिरी बार अपनी पूरी वैल्यू को फापुता को सौंप देते हैं ताकि अपनी माँ को आखिरकार आजाद कर सके और फापुता को अपनी माँ को आजाद करने की ताकत मिल जाती है और इसी के साथ इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना भी पूरा हो जाता है। पर अपनी सारी ताकत लगा देने की वजह से इसका शरीर जवाब दे जाता है और नीचे खाई में गिरने लगती है और अब इसके पास खुद को बचाने की भी ताकत नहीं बची थी। पर तभी रेग इसे पकड़ लेता है और इसे सेफली ऊपर लेकर आता है। पूरा गाँव टूटकर बिखरने लगता है। सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं और इसी दौरान काजा के पैर बुरी तरह से टूट जाते हैं और अब चल नहीं सकता था। पर तभी काजा अपनी कॉन्शियसनेस को फापुता की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है और फापुता सभी को लेकर इस टूटते हुए गाँव से इन सभी को सुरक्षित यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती है और भागते हुए रिको माँ को वो हाथ से बना हुआ टेडी बियर दे देती है जो कि इसने खुद बनाया था। इस तोहफे को पाकर माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ देर बाद जब रिको को होश आता है तो माँ गायब हो चुकी होती है। यहाँ सिर्फ वही टेडी बियर पड़ा होता है जो कि इनकी दोस्ती की आखिरी निशानी बनकर रह जाता है। फापुता को इरमियुई की सभी मेमोरीज मिल चुकी थी, पर एक याद ऐसी थी जो कि इरमियुई ने कभी किसी को नहीं थी और वो थी व्यूको के साथ बिताई गई उसकी यादें, क्योंकि इरमियुई के लिए वही उसकी सबसे ज्यादा कीमती चीज थी जिन्हें वो हमेशा अपने साथ रखना चाहती थी। पर अपनी आखिरी सांस लेने से पहले व्यूको को एक बार दोबारा से इरमियुई से मिलने का मौका मिल जाता है। इस बार फापुता की आंखों के जरिए आखिरकार वो उस बच्चे को भी देख लेती है जिसे इरमियुई हमेशा इस दुनिया में लाना चाहती थी। अब फापुता इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली रह गई थी और रेग इसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है। फापुता मना करती है क्योंकि रेग को अभी तक इसके साथ बिताया हुआ कुछ भी याद नहीं था, पर आखिरकार मान ही जाती है। पर इसी के साथ रिको की टीम को इसका एक नया
साथ ही मिल जाता है। पर ये एबिस की जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुई थी और रिको को अपनी मॉम अभी तक नहीं मिली थी। इसकी मॉम 6th लेयर पर भी नहीं थी, यानी कि हमें अगले सीजन में 7वीं लेयर को दिखाया जाएगा और इस एबिस की गहराइयों में और कौन कौन से राज छुपे हुए हैं इसके बारे में हमें इस एनिमे के अगले सीजन में पता चलेगा। और इसी के साथ इस एनिमे की अब तक की स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको इस तरह की और भी कमाल की सीरीज चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।